हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसमें यूनिट 1 के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, इसको हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 1 आप लोग की एक बहुत बड़ी और लेंदी यूनिट होने वाली है, जिसमें आप लोग अगर देखें तो आप लोग को बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोग यहाँ पे पहला इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, फिर आप लोग को यहाँ पे सेल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। जैसे आप लोग देखो तो यहाँ से आप लोग का सेल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, जो भी इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, सेल डिवीजन, सेल सिग्नलिंग, और उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ तक आप लोग सेल के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे अपने टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू के अंदर भी हमारे जितने सारे टाइप्स होते हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ोगे। और फाइनली आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। तो यहाँ पे देखिए, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा, इसको हम लोग यहाँ पे 4 या 5 चैप्टर में कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट कवर करेंगे। जिसमें देखिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने बॉडी सिस्टम को। फिर हम लोग देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस को। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने होम्योस्टेसिस को, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो इन सभी को मतलब यहां से लेके और पूरा यहां तक का टॉपिक हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने जो हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी है, इनकी जो डेफिनेशन होगी, इनका जो स्कोप वगैरह होगा थोड़ा सा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पे फर्दर प्रोसीड करेंगे। बाकी देखिए, अब इसकी जो भी नोट्स वगैरह होगी वो आप लोग को हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। वहां पे आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं वो यहाँ पे मिलती रहती हैं। बाकी ये वीडियोज अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहती हैं तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही वीडियोज बनाने के लिए। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है हर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अपने चैप्टर 1 को देखें तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के ऊपर है। तो भाई देखिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, यानी जो हमारा शरीर है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। भाई ऊपर से दिखने में भले ये बहुत सिंपल सी लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी होती है। मतलब टोटल यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया हमारा, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र हो गया, तो और रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र हो गया। तो इन सभी से मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनी होती है। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भले हमारी ह्यूमन बॉडी में 11 अलग अलग सिस्टम हो, लेकिन ये सभी सिस्टम जब साथ में मिलके काम करते हैं तब हमारी ह्यूमन बॉडी चलती है। देखिए, इस चीज को ना बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे अपनी ह्यूमन बॉडी को देखें तो इस ह्यूमन बॉडी में वैसे बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा ब्रेन हो गया। अब ब्रेन क्या है भाई? ब्रेन हमारा इस नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है। हमारा थायराइड हो गया, हार्ट हो गया, हार्ट हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट हो गया, स्टमक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, किडनी हमारा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है। इंटेस्टाइन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगेन आ गया, लिवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ गया, लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ गया। तो देखिए, ऐसे करके हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी को मिलके बनाते हैं। अब देखिए, वैसे कहने को तो ये सारे ऑर्गन्स यहाँ पे अलग अलग काम करते हैं। जैसे अगर आप लोग समझो तो ब्रेन क्या करता है भाई? ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जो हमारा हार्ट है ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। स्टमक और इंटेस्टाइन, लिवर, ये सभी कह सकते हो डाइजेशन का काम करते हैं। किडनी हमारी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। यानी देखिए, वैसे देखिए अगर आप, तो इन सभी का काम अलग अलग होता है, लेकिन ये सभी साथ में मिलकर काम करते हैं तभी हमारी ह्यूमन बॉडी चलती है। अब इस चीज को अगर आप समझना चाहें तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, अगर नहीं पता है, ठीक है, देखिए जब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो अब जान लीजिए, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के हर एक सिंगल पार्ट को हमारा जो है काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमारा ऑक्सीजन चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। आप ये समझिए कि हमारी पूरी बॉडी को भाई जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई चाहिए, तभी हमारी बॉडी चल पाएगी। अब ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है, इसको मिलते कहां से हैं? तो ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है, इनको हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए,
चलिए ठीक है, ब्लड हमारा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, लेकिन भाई इसको ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते कहां से हैं? तो अगर आप देखें तो इस ब्लड में भी जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम है वो कौन करता है? वो हमारा लंग्स करता है। यानी कि देखिए, जब भी हम लोग यहाँ पे सांस लेते हैं, तो जब भी हम लोग सांस मतलब इनहेल करते हैं एयर को, तो हमारी एयर क्या होती है, डायरेक्ट हमारे लंग्स के थ्रू जो है जाती है, और लंग्स के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, है ना। तो ये ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू हमारा ब्लड में जाता है। देखिए, हम लोग डेफिनेटली अपने नोज के थ्रू यहाँ पे एयर को इनहेल करते हैं, बट देखिए वो हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। ये सारी चीजें ना हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होती है, बट अभी आप लोग सिंपल समझो कि ब्लड में ये जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम है, ये कौन कर रहा है? ये हमारा लंग्स कर रहा है। और हो किसके थ्रू रहा है? रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। और अगर आप कहें सिस्टम कौन सा काम कर रहा है, तो भाई लंग्स किसका पार्ट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यानी हम कह सकते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन को कौन पहुंचा रहा है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर हमारा लंग्स। तो ठीक है, चलो ऑक्सीजन हमारा लंग्स पहुंचा रहा है, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कौन पहुंचा रहा है? तो भाई देखिए, ये जो ब्लड है ना, इसको हमारा न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता है? हम जो भी खाना खाते हैं उसी से तो हमारे ब्लड को न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना, न्यूट्रिशन मिलता है। तो लेकिन अब देखिए, खाने से भी डायरेक्टली ब्लड को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जब खाना हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन के बाद यहां पे क्या होता है कि ब्लड में हमारे न्यूट्रिएंट्स यहां पे एब्जॉर्ब होते हैं। और एब्जॉर्ब किस ऑर्गन से होते हैं? हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है। इन दोनों से क्या होता है? इन दोनों से ही हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। यानी देखिए, कहने को तो हम कह रहे हैं कि हाँ, हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचा कौन रहा है? ब्लड। लेकिन इस ब्लड में भी जो है न्यूट्रिएंट्स को कौन पहुंचा रहा है? हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन कह सकते हैं, ठीक है। और हमारा ऑक्सीजन को कौन पहुंचा रहा है? हमारा लंग्स। अब देखिए, अब यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई देखिए, चलिए ब्लड हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, लेकिन ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुंच कैसे रहा है? तो इस ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में कौन पहुंचा रहा है? हमारा हार्ट। यानी कि यही हमारा वो जो है ऑर्गन होता है जो कि हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। अब यहां पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ठीक है भाई, इस ब्लड को हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है, ये ब्लड हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हमारी पूरी बॉडी में लेके जा रहा है, लेकिन ये जो ब्लड है, ठीक है, इसमें ना कभी बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं। तो इस ब्लड को फिल्टर करना भी बहुत जरूरी है, मतलब इस ब्लड को हमारा प्योर फॉर्म में रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर इसमें इंप्योरिटी हुई तो ये क्या करेगा? हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के साथ साथ बहुत हार्मफुल चीजें भी हमारी बॉडी में लेके जा सकता है, जो कि हमें जरूरत नहीं है, जो कि हमें हार्म कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस ब्लड को भाई फिल्टर कौन करता है? तो इस ब्लड को फिल्टर करने का काम हमारी किडनी करती है। यानी देखिए, कहने को तो हम कह रहे हैं कि हाँ, ब्लड का काम क्या है? बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाना, लेकिन इस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को भी कौन पहुंचा रहा है? लंग्स और इंटेस्टाइन। इस ब्लड को भी हमारी पूरी बॉडी में कौन पहुंचा रहा है? हमारा हार्ट। और इस ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है? हमारा किडनी। तो इस तरीके से आप देखिए, हर एक ऑर्गन काम तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ये सब जब मिलके काम कर रहे हैं तभी तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुंच रहा है। अगर मान लीजिए कि इस ब्लड को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिले ही ना, तो अगर ये पूरी बॉडी में पहुंच भी गया तो क्या फायदा? और अगर इसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिल भी गए और अगर हार्ट ने इसको पूरी बॉडी में पंप ही नहीं किया तो क्या फायदा? और अगर मान लीजिए इसने पंप भी कर दिया, लेकिन अगर किडनी ने इस ब्लड को फिल्टर ही नहीं किया तो भी हमारा कोई फायदा नहीं है। यानी देखिए, ये सारे ऑर्गन जब मिलकर काम करते हैं तब हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? ब्लड पहुंचता है, और ब्लड से हमारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होते हैं। अब देखिए, ये जस्ट एक एग्जांपल था। इस तरीके से ही हमारे हर सिस्टम मिलके काम करते हैं, तब हमारी बॉडी यहां पे चलती है। तो देखिए, ईच सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। देखिए, स्पेसिफिक मतलब कि उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे देखिए, स्टमक और इंटेस्टाइन का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो यही है कि वो डाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ब्लड में। लेकिन यहां पे ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं तब हमारी पूरी बॉडी चल रही है ना। है तो सबका स्पेसिफिक फंक्शन, लेकिन जब सभी मिलकर काम करते हैं तभी हमारी पूरी बॉडी चलती है। इफ वन सिस्टम फेल्स अदर आर ऑल्सो अफेक्टेड। तो भाई देखिए, अगर इनमें से कोई भी सिस्टम फेल हो गया या फिर कोई भी ऑर्गन ने अपना काम सही से नहीं किया तो क्या होगा? हमारी सारी चीजें और भी सारी चीजें फेल हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लेते कि स्टमक और इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई और ब्लड को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में जा तो रहा है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? एट लास्ट में हमारी बॉडी इफेक्ट हो जाएगी। यानी कि देखिए, अगर एक भी सिस्टम फेल हुआ तो हमारी पूरी बॉडी यहां पे अफेक्ट हो जाएगी और फंक्शन नहीं कर पाएगी। फॉर सर्वाइवल ऑल सिस्टम मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है साथ में काम करना। तो सर्वाइवल मतलब कि जीने के लिए, है ना, बचने के लिए। तो सरवाइव करने के लिए सभी सिस्टम को यहां पे साथ में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। Thus the human body is complicated in both structure and function, so we study it using a systematic approach to understand how it works। तो यहां पे देखिए, हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बॉडी में कितने सारे ऑर्गन और सिस्टम मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो ओवरऑल ना ये हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है ना, स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी। इसीलिए हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू इसकी स्टडी करते हैं। और वो सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होता है कि साहब, हम लोग यहाँ पे इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला पार्ट एनाटॉमी, दूसरा पार्ट
फिजियोलॉजी। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को देखें तो हमारे सब्जेक्ट का नेम ही क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। यानी देखिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो हमें पढ़नी है, उसके साथ साथ हमें पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़नी है। अब यहाँ पे देखिए वैसे हमने जो हमारा सब्जेक्ट है इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया था। आई होप आपने उसको देखा होगा। देखिए अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरी बात मान के उसको जरूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आप लोग को इस सब्जेक्ट का एक बेसिक आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी नहीं भी देखा है तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली सारी चीजों को देखेंगे ही, बट देख लेंगे तो आप लोग काफी बेटर रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, तो मेरी बात मान के थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पे हमने बात करी थी। बाकी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस चैप्टर में भी हमें यहाँ पे यही देखना है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और स्कोप क्या है, तो इन दोनों चीजों को हमें डिस्कस करना है। अच्छा देखो स्कोप भी यहाँ पे हमारा दो तरह का होता है। जैसे जब भी हम लोग स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप के दो मतलब होते हैं। एक स्कोप का मतलब होता है कि जैसे जो भी सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, मतलब वो सब्जेक्ट है कितना बड़ा, मतलब वो कितना ब्रॉड है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। और एक स्कोप का मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी हेल्प से हमें कह सकते हो आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, या फिर ये सब्जेक्ट हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है। तो मतलब एक स्कोप होता है जो कि होता है सब्जेक्ट का इंटरनल स्कोप, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कितना बड़ा है, और एक होता है अप्लाइड या फिर एक्सटर्नल स्कोप। तो दोनों ही तरह के स्कोप को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एनाटॉमी की बात करें, देखो एनाटॉमी का सिंपल सा मतलब होता है स्ट्रक्चर। यानी जब भी हम लोग यहाँ पे अपने किसी बॉडी पार्ट के, देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं वो हमारा हो जाता है एनाटॉमी। देखो स्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है, आप लोग समझ रहे हो, स्ट्रक्चर से मतलब होता है कि जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, या फिर कह सकते हो जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो भी हमें दिखता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, तो उनका उनका शेप क्या है, उनका साइज क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो हो जाता है एनाटॉमी। देखो सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन का शेप क्या है, जैसे ये पेन काफी लंबी सी होती है, जैसे ये पेन जो आप लोग को दिख रही है तो आंखों से कैसे दिखे, जैसे इस पेन का कलर ब्लैक है, ठीक है, ये काफी लंबी सी आप लोग को दिख रही है, ठीक है, और इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या है। तो जब हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये हो गई इस पेन की एनाटॉमी। और अगर देखिए अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करें तो इस पेन का काम क्या है, इस पेन का काम है लिखना, है ना, इस पेन की हेल्प से हम लोग लिखते हैं, तो इस पेन का जो फंक्शन है वो हो गया फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी का सिंपल सा मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, हमारे जो भी पार्ट, हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका शेप साइज क्या है वो हो गया एनाटॉमी, और जो भी फंक्शन है वो हो गया फिजियोलॉजी। तो अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग किडनी की एनाटॉमी, मान लो हम लोग यहाँ पे बात करने की किडनी की एनाटॉमी क्या है, तो किडनी की एनाटॉमी का मतलब है कि किडनी, सबसे पहली बात इसका शेप क्या है, तो भाई देखिए सबसे पहली बात ये हमारी बीन शेप की होती है। दूसरा, जैसे ये हमारी बॉडी में 2 किडनी देखने को मिलती है। तीसरा, इसका वेट कितना है, तो हमारा लगभग हर एक किडनी का वेट कितना होता है, 120 से लेके 170 ग्राम तक, ठीक है। उसके बाद इसका साइज कितना होता है, तो यहाँ पे ये हमारी 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमारी वाइड होती है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की हाइट होती है। तो ये हमारा इसका साइज हो गया, और कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये होगा इस किडनी की एनाटॉमी। तो यहां पे देखिए एनाटॉमी का सिंपल सा मतलब आप लोग समझ गए हो, एनाटॉमी का सिंपल सा मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब भी हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो हो जाता है एनाटॉमी। अब अगर देखिए अब इसके स्कोप की बात करें तो यहाँ पे देखिए एनाटॉमी के स्कोप का मतलब है कि भाई एनाटॉमी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, मतलब कितनी बड़ी है एनाटॉमी। तो यहाँ पे देखिए एनाटॉमी यहाँ पे हम लोग कह सकते हो अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए एनाटॉमी के अंदर हमें बात तो ह्यूमन बॉडी की ही करनी है। अब अगर मान लो हम लोग यहाँ पे जो लार्ज, मतलब जो हमारे लार्ज बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमें आंखों से दिख जाते हैं, जैसे मान लो हमें जो हमारी स्किन दिख रही है, ठीक है, हमें हमारी आंखें दिख रही हैं, हमारे हाथ पैर जो दिख रहे हैं, ठीक है, और जैसे मान लो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो वैसे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, लेकिन अगर उनको बाहर निकाला जाए तो आप आंखों से देख सकते हो, ऐसा नहीं कि वो आप लोग को दिखेंगे नहीं, है ना। तो जो भी चीजें आप अपनी आंखों से देख सकते हो या फिर जो लार्ज बॉडी पार्ट्स हैं, जब हम लोग उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कुछ कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आंखों से हमें दिखते नहीं है। जैसे मान लो ये हमारे हाथ है, ठीक है, तो ये जो हाथ हम लोग को दिख रहा है, स्किन दिख रही है, ये स्किन क्या है, इस स्किन के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, मतलब बेसिकली ये जो पूरी की पूरी स्किन है हमारी, ये बनी सेल्स है, लेकिन क्या वो सेल हमें अपनी आंखों से दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो देखिए जो चीजें हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखती हैं या फिर आंखों से नहीं दिखती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर की जब हम लोग स्टडी करते हैं वो हो जाता है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी।
और देखिए एक हमारा आ जाता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब डेवलपमेंटल एनाटॉमी में क्या होता है, जैसे देखिए आपको पता है जैसे बचपन में आप बहुत छोटे से रहे होगे, ठीक है, आज के दिन में आप काफी बड़े हो चुके हो। तो जैसे जब बचपन में जितने छोटे थे और अभी आप जब बड़े हो चुके हो, तो क्या आपकी बॉडी बिल्कुल वैसी है भाई? आपकी जितनी हाइट आपकी 10 साल पहले थी, क्या उतनी ही हाइट आपकी आज भी है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। और जितना बॉडी वेट आप लोग का 20 साल पहले था, 15 साल पहले था, क्या उतना आज भी है? नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, आप लोग की बॉडी का वेट बढ़ा हुआ है, आप लोग की बॉडी का साइज बढ़ गया है। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो टू एडल्ट। एम्ब्रियो मतलब होता है कि जैसे मान लो जब बच्चा यहाँ पे बिल्कुल एम्ब्रियो मतलब कह सकते हो भ्रूण अवस्था होती है, ठीक है। मतलब जब बच्चा बिल्कुल समझ लो माँ के जो है यूट्रस में रहता है, ठीक है, मदर की यूट्रस में रहता है। उसके बाद जब यहाँ पे जैसे उसका जन्म होता है, फिर धीरे धीरे जब वो एडल्ट एज में पहुंचता है हम लोग की एज में, ठीक है, तो वहां पे बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं तो उनकी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। मतलब कह सकते हो आप जब छोटे बच्चे रहे हो और अभी आप जब बड़े हुए हो तो बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस हुए, बॉडी का साइज कैसे ग्रो हुआ, तो उन सब चीजों की स्टडी हमारी क्या हो जाती है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे एनाटॉमी का स्कोप वगैरह समझ गए होंगे। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फिजियोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा मतलब है एनाटॉमी का, सिंपल सा मतलब होता है बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फिजियोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है बॉडी का फंक्शन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उनका जो फंक्शन होता है, उनके फंक्शन की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है फिजियोलॉजी। जैसे एग्जांपल के लिए पेन है, ठीक है। अब इस पेन का फंक्शन क्या है, इस पेन का फंक्शन है कि भाई इससे लिखना है हमें, ठीक है। इस पेन का काम क्या है कि ये लिखती है। तो जब हम लोग यहाँ पे इसकी फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अब मान लीजिए हम लोग किडनी की बात करें, तो किडनी का स्ट्रक्चर एनाटॉमी क्या हो गया, किडनी की एनाटॉमी हो गई कि किडनी दिखने में कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसका शेप कैसा है, ये हो गया एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी का मतलब है कि किडनी का काम क्या है। तो किडनी का मेन काम क्या है, किडनी का मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना। और किडनी हमारा क्या होता है, यूरिन बनाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्लड से यूरिन फॉर्मेशन भी किडनी करती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे यूरिन हम लोग यहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं तो यूरिन क्या है, यूरिन हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट होने का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में, ठीक है, जो वेस्ट बनता है, ठीक है, तो ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करके और उसके बाद किडनी क्या करती है, यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये हो जाता है फिजियोलॉजी। अब इसके स्कोप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, फिजियोलॉजी का मतलब है बॉडी का फंक्शन। अब हमारी बॉडी के अंदर कितने, हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम होते हैं। तो उन सभी सिस्टम की फिजियोलॉजी आप लोग यहाँ पे समझ लो कि स्कोप हो गया उसका। जैसे मान लो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का आप लोग फंक्शन पढ़ो तो कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी हो गया, है ना। नर्वस सिस्टम का आप लोग फंक्शन पढ़ो तो न्यूरो फिजियोलॉजी हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन पढ़ो तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी हो गया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का फंक्शन पढ़ो तो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन पढ़ो तो हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब कह सकते हो हमारी बॉडी में जितने सिस्टम है तो उनकी फिजियोलॉजी हमारी अलग अलग यहाँ पे इसके स्कोप में आ जाती है। स्कोप का मतलब क्या है कि फिजियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी में हमारी जितने बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी के सिस्टम है, उन सभी की फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। न्यूरो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा यहाँ पे कह सकते हो लंग्स होते हैं, ठीक है, हमारे नोज वगैरह होते हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारा स्टमक हो गया, लिवर हो गया। तो उन सभी की जब हम लोग फंक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि डाइजेशन होता कैसे है ना, तो वो हमारा हो जाता है फिजियोलॉजी। तो ये हमारा फिजियोलॉजी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, तो पैथोफिजियोलॉजी, अब देखिए इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है। देखिए किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या है। किडनी अगर मान लीजिए बिल्कुल हमारी बॉडी में सही सलामत है, उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। लेकिन अब मान लो इसी किडनी में, ये जो किडनी हमारी नॉर्मल है, अगर इसी किडनी में कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, मतलब ये जो नॉर्मल किडनी है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो प्रॉब्लम होने पे क्या होगा, प्रॉब्लम होने पे भाई किडनी का जो काम है वो ढंग से नहीं कर पाएगी। तो देखिए जब भी हमें यहाँ पे कोई डिजीज होती है तो उस डिजीज की वजह से, पहली बात तो वो डिजीज होती कैसे, ठीक है, उसकी स्टडी। और दूसरा उस डिजीज की वजह से हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनकी जो स्टडी होती है वो हम लोग करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। देखो पैथोफिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी चेंजेस इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन कॉज्ड बाय डिजीज। मतलब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है, पहली बात यहाँ पे वो हो कैसे रही है। जैसे आप लोग इसका स्कोप देखिए तो इसके स्कोप में क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म, मतलब वो डिजीज डेवलप कैसे हो रही है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उस डिजीज के डेवलप होने के बाद, जैसे मान लो किडनी फेलियर, जैसे रीनल फेलियर, किडनी फेलियर आपने नाम सुना होगा, कुछ लोग की किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। तो किडनी फेल पहली बात हो कैसे रही है उसकी स्टडी, और दूसरी बात किडनी फेल हो गई तो उसकी वजह से बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा। तो भाई देखिए, किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। तो अगर किडनी फेल हो गई तो क्या होगा, वो फिल्टर नहीं कर पाएगी ब्लड को, वेस्ट बिल्डअप होगा, ठीक है, हमारी बॉडी में इकट्ठा जमा, मतलब जो भी गंदगी है वो जमा होती जाएगी, है ना, धीरे धीरे हमारी बॉडी को नुकसान होता जाएगा। तो देखिए, इन सभी चीजों की जो स्टडी होती है वो हो जाती है पैथोफिजियोलॉजी। समझ गए आप लोग। देखो जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लो हम लोग किडनी फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी पढ़े, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि किडनी फेलियर में क्या होता है, किडनी फेलियर में जो किडनी है वो यहाँ पे ब्लड को नहीं फिल्टर कर पाती है, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका स्कोप देखें तो इसका स्कोप क्या हो गया भाई, इसका स्कोप सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो भी हमारा बीमारी है, जो भी कोई भी बीमारी हो, जैसे आप लोग देखो तो, जैसे अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो तो यहाँ पे आप लोग जैसे पहले आप लोग सेल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या पढ़ोगे कि सेल में कौन कौन सी इंजरी हो जाती है, ठीक है, सेल में कौन कौन से, मतलब कह सकते हो प्रॉब्लम, सेल में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है सेल की वजह से, ठीक है, या फिर सेल के थ्रू, है ना, सेल में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो उन सभी चीजों को आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। जैसे आप लोग यहाँ पे इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम पढ़ोगे, और उसके बाद आप लोग देखोगे, आप लोग बोन्स पढ़ोगे, फिर आप लोग क्या पढ़ोगे, फिर आप लोग पढ़ोगे बोन्स और जॉइंट्स में कौन कौन से डिजीज हमें देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए, आप लोग का पूरा सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले तो आप लोग नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ोगे, और उसके बाद आप लोग पढ़ोगे कि उस बॉडी पार्ट में, जैसे मान लो आप लोग इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, आप लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ोगे, और फिर आप लोग देखोगे कि इन्हीं बॉडी सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और वो कैसे होती हैं, उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अब उनका इलाज कैसे होगा ये आप लोग पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में, जो कि हमारे आने वाले सेमेस्टर का पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन में चेंजेस होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी अगर हमें हो गई है, तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब साइन एंड सिम्टम का मतलब क्या होता है कि उस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को बुखार आता है, तो क्या होता है, बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा तपने लगती है ना, हमें खांसी आने लगती है मान लीजिए। तो वो सारी चीजें क्या होती है कि एक सिम्टम हो रहा है, ठीक है, जैसे हमें कमजोरी लगना, तो वो सारी चीजें भी अलग अलग, जैसे अलग अलग बीमारी के अलग अलग सिम्टम होते हैं। जैसे मान लो टीबी, ठीक है, तो टीबी का सिम्टम क्या माना जाता है कि भाई किसी को बहुत ज्यादा लंबे समय से खांसी आ रही है तो उसको टीबी हो सकती है। और उसके बाद देखिए, अब अगर जब हम लोग यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बीमारी हो कैसे रही है, बीमारी की वजह से हमारी बॉडी में क्या चेंज हो रहे हैं। तो जब देखिए, जब हम लोग को ये पता चल जाएगा कि बीमारी हो कैसे रही है, बीमारी में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हो फर्दर उनका ट्रीटमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। अब देखो एक चीज समझना कि हम लोग यहाँ पे इसमें ये नहीं देखते हैं कि भाई कोई बीमारी हो गई है तो उसके लिए हमें दवा कौन सी लेनी है, लेकिन सिंपल सी बात है कि बीमारी को जब हम लोग समझेंगे तो हमें ये आइडिया अच्छे से हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे हम लोग जो है कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे सब्जेक्ट हेल्प करता है। उसके बाद देखिए डिजीज प्रोग्रेशन। देखो डिजीज प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है कि देखो बीमारी क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ बीमारियां स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में उतना इफेक्ट नहीं शो करती हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर उनको ट्रीट ना किया जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मान लो किडनी फेल, अगर किसी की किडनी मान लो फेल हो रही है, तो उसकी किडनी ऐसा नहीं होता कि एक बार में फेल हो जाती है। देखो किडनी फेल होना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, किडनी फेल होने का मतलब है कि भाई अब वो किडनी काम ही नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किडनी एक बार में काम करना बंद कर देती है। धीरे धीरे, मतलब पहले क्या होता है, पहले थोड़ा डैमेज होता है ना। अब अगर वहां थोड़े से जब डैमेज हुआ है, अगर वहीं पे रोक दिया जाए तो हो सकता है वो आगे ना बढ़े, हो सकता है पूरी तरीके से ना खराब हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो पूरी की पूरी किडनी हमारी डैमेज हो जाएगी। तो इन सभी चीजों में हमारी पैथोफिजियोलॉजी हेल्प करती है। और बाकी देखिए, ये हमारा जो है कह सकते हो एक इसका हमारा सब्जेक्ट का बेसिक डेफिनेशन स्कोप हो जाते हैं, जो कि हमारा इंटरनल स्कोप था। मतलब यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, इन तीनों का इंटरनल स्कोप देखा। अब अगर हम लोग यहाँ पे इन तीनों के कंबाइंड स्कोप की बात करें, मतलब यहाँ पे इनका अप्लाइड स्कोप क्या है। अप्लाइड स्कोप का मतलब क्या है, अप्लाइड स्कोप का मतलब है कि इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा, या फिर ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमें क्या जरूरत है। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है, जब हम लोग यहाँ पे अपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी कह सकते हो इन सबको पढ़ेंगे, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें सबसे पहली बात तो ये पता चलेगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारी बॉडी में हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट हमारी बॉडी में कैसे ब्लड को पंप कर रहा है, कैसे हमारी बॉडी में सारी चीजें हो रही है, सबसे पहले तो हमें उसकी जानकारी मिलती है इसी के थ्रू। उसके बाद देखिए दूसरा दूसरा यहाँ पे
हमारी बॉडी में मान लीजिए कोई बीमारी अगर होती है तो उस बीमारी के होने के बाद हमारी बॉडी में क्या हैपन, मतलब क्या चीजें होती है, क्या चेंजेस होते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, इन सभी लोगों को बॉडी के बारे में पता होगा, ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, फंक्शन के बारे में पता होगा, बीमारी के बारे में पता होगा, तभी तो यहाँ पे ये डिजीज को अच्छे से पहचान पाएंगे। अच्छा मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, अब मान लो कोई हार्ट का पेशेंट उसके पास गया है डॉक्टर के पास। अब अगर डॉक्टर को हार्ट के बारे में पता ही नहीं है कि हार्ट काम कैसे करता है, तो वो जो पेशेंट है, ठीक है, वो डॉक्टर को कुछ बोलेगा भी तो डॉक्टर को समझ ही नहीं आएगा कि भाई, मान लो जैसे पेशेंट अगर बोलेगा भी कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कैसे समझेगा कि भाई इसके सीने में दर्द हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर उसको यही नहीं पता होगा कि वहां पे, हाँ ठीक है, हार्ट होता है, ठीक है, और हार्ट का कुछ फंक्शन होता है और हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए दर्द हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे हमारे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज होगी, तभी वो डिजीज को अच्छे से पहचान पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग यहाँ पे अपनी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, बीमारियां होती कैसे हैं, उसकी वजह से क्या क्या बॉडी के फंक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब हमें ये सारी चीजें पता होंगी तो डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर यहाँ पे सही मेडिसिन चूज कर पाएंगे और यहाँ पे ट्रीटमेंट दे पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इट हेल्प्स इन टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ पेशेंट। अब सिंपल सी बात है, जो भी नर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं। अब वो पेशेंट की केयर कैसे करेंगे, जब यहाँ पे उनको पेशेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी, उसकी बॉडी के बारे में नॉलेज होगी, उसकी बीमारी के बारे में पता होगा, और वो सारी चीजें उन्हें कैसे पता होगी, जब वो यहाँ पे इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इट इज इंपॉर्टेंट इन मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी जैसे मान लीजिए एमबीबीएस, मान लीजिए कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई यहाँ पे बी फार्म कर रहा है, कोई यहाँ पे जीएनएम कर रहा है, कोई यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर रहा है, कोई यहाँ पे एएनएम कर रहा है, ठीक है, कोई भी मेडिकल का कोर्स कर रहा है, उसको यहाँ पे इस सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब ये जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है आप लोग का, ये सभी सभी मेडिकल फील्ड में कॉमन सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये आप लोग को बी फॉर्म वालों को ही पढ़ना है, बल्कि ये सभी को पढ़ना है। भाई सिंपल सी बात है, ह्यूमन बॉडी के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है आप लोग को। ये है क्या, ओवरऑल है तो ये ह्यूमन बायोलॉजी ना, बायोलॉजी आप लोग यहाँ पे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में तो डिटेल में पढ़ोगे, तो ये तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो ही जाता है, सभी सभी कह सकते हो मेडिकल प्रोफेशन में। और उसके बाद देखिए इट प्रोवाइड्स द बेसिक नॉलेज नीडेड फॉर ऑल मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद क्या होगा, आप लोग यहाँ पे आने वाले टाइम में फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, फार्माकोग्नोसी पढ़ोगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप लोग को ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर आप लोग को ह्यूमन बॉडी के बारे में ही नहीं पता, तो आप लोग यहाँ पे आने वाले जो सब्जेक्ट है उनको नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वो सभी चीजें हमारी ई से लिंक होती हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या होता है, एक बेस बनाता है, ठीक है, बाकी आने वाले सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है, डेफिनेशन हो जाती है, स्कोप हो जाता है। आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस को देखें, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो भी हमारा डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी है, इसको डिस्कस कर लिया है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अच्छा देखो एक चीज आप लोग समझना, ये जो सेल्यूलर और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। देखिए ये वैसे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है, लेकिन इसके बारे में देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोग को सेल और टिश्यू के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो ये आप लोग आने वाले टाइम में पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे देखिए सेल के बारे में बहुत डिटेल में आप लोग को यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और उसके बाद टिश्यू के बारे में आप लोग यहाँ पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा अपडेटेड रहना। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए अगर हम लोग इस टॉपिक को नाम से ही देखें, तो चूंकि हम लोग यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी से। अब स्ट्रक्चरल का मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से, और लेवल का मतलब क्या हो गया, देखिए लेवल का मतलब कि कौन कौन से लेवल होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में, कौन कौन से लेवल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए कि छोटे से लेके बड़े लेवल तक की बात करी जाने वाली है। अब इसको बहुत ही बेस्ट एक एग्जांपल से अगर आप लोग समझो, तो देखिए जो हमारा घर होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एचएपी में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ह्यूमन बॉडी हो गया, लेकिन वैसे नॉर्मली अगर आप लोग देखो तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी संस्था से, किसी जगह से। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए नॉर्मली हम लोग देखें, तो जो हमारा घर है, ठीक है, जो भी हमारा घर होता है वो भी हमारे एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो भाई देखिए एक जो हमारा घर है,
तो चलिए नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये एक घर होता है, लेकिन एक घर बेसिकली हम लोग कब बोलते हैं, जब एक घर में कम से कम 2-3 कमरे हों, तब जाके उसको हम लोग यहाँ पे होम का नाम देते हैं, घर का नाम देते हैं। यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक जो रूम घर होता है, ठीक है, वो बहुत सारे कम से कम 2 या 2 से ज्यादा रूम से मिलकर बना होता है। अब ये जो रूम होता है, ठीक है, ये जो कमरा होता है, तो कहने को हम लोग कमरा बोल रहे हैं, लेकिन कमरा भी किससे मिलके बना है भाई, जब 4 दीवारें खड़ी होती हैं तब जाके एक कमरा बनता है। 4 दीवारी और एक छत मिला के एक कमरा बनता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा रूम्स है वो भी हमारा बेसिकली कह सकते हो वॉल से मिलके बना है, ठीक है। तो बहुत सारी दीवार मिलके एक कमरा बनाती है। अब देखो कहने को तो हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ चलो एक दीवार खड़ी है, लेकिन ये जो एक दीवार भी होती है ये किससे मिलके बनी होती है भाई, बेसिकली ईंटों से ही तो मिलके बनी होती है। यानी बहुत सारे ईंटें मिलके हमारी एक वॉल बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं। अब देखिए, अब अगर आपको पता हो तो ये ईंटें भी किससे मिलके बनते हैं भाई, ये ईंटें भी तो हमारी मिट्टी से मिलके बने होते हैं। इस मिट्टी को ईंटे का शेप देके पकाया जाता है, तब जाके हमारे ईंटें ब्रिक्स तैयार होते हैं। यानी कहने को तो हम कह रहे हैं कि हाँ हमारा एक घर है, लेकिन घर इवेंचुअली किससे किससे मिलके बना है। यानी कि सबसे बेसिक यूनिट घर की क्या है, हमारा मिट्टी है ना, कह सकते हैं हर चीज मिट्टी की बनी है, तो ये घर भी हमारा मिट्टी से मिलके बना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पे मिट्टी मिलके ब्रिक्स यानी कि ईंटें बनाते हैं, ब्रिक्स मिलके वॉल्स बनाते हैं, वॉल्स मिलके रूम बनाते हैं, और रूम बहुत सारे मिलके हमारा एक घर बनाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, तो ह्यूमन बॉडी बेसिकली यहाँ पे किससे मिलके बनी होती है, हमारी बॉडी में लगभग 11 सिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 11 सिस्टम मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। अब ये जो 11 सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम्स किससे किससे मिलके बने हैं, हमारे ऑर्गन से। अब ये जो एक ऑर्गन है ना, तो ये एक ऑर्गन चाहे कोई भी ऑर्गन हो हमारी बॉडी का, चाहे हमारा लिवर हो, चाहे हमारा स्टमक हो, चाहे हमारा हार्ट हो, ये सभी किसी ना किसी टाइप के टिश्यू से मिलके बने हैं। और अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो टिश्यू भी है, तो ये टिश्यू भी ना, ये टिश्यू भी हमारी यहाँ पे सेल्स से मिलके बनी होती है। और ये जो सेल्स भी हैं, तो ये सेल्स भी किससे मिलके बनी होती है, हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट लेवल क्या हो गया, हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और सबसे हाईएस्ट लेवल हमारी जो ह्यूमन बॉडी हो गई, है ना। तो बिल्कुल इसी के बारे में हमें यहाँ पे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज ऑफन डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ 6 डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी कि स्मॉलेस्ट लेवल क्या होगा, केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि जो हमारे केमिकल्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि यही मिलके हमारी कह सकते हो इवेंचुअली हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाएंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भाई देखो, हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ही तो मिलके बने हैं। तो ह्यूमन बॉडी भी हमारा एक मैटर है, तो ये भी हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ही मिलके बने हैं। टू अ यूनिक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके धीरे धीरे हमारे एक यूनिक ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो इन सभी में हमारे जो भी लेवल्स हैं उन्हीं की स्टडी हम लोग यहाँ पे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए सबसे पहला केमिकल लेवल, फिर सेल्यूलर लेवल जिसमें हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे, टिश्यू लेवल जिसमें टिश्यू, ठीक है, ऑर्गन जिसमें ऑर्गन्स के बारे में, सिस्टम तो सिस्टम्स के बारे में, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म लेवल जिसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी को देखते हैं। तो बस यही है। अब केमिकल लेवल को अगर हम लोग देखें तो केमिकल लेवल का मतलब क्या आ गया, इट इज द मोस्ट बेसिक लेवल, यानी कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है, और इसके अंदर हमारे जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए जो भी सेल होती है ना, तो सेल मिलके बनी होती है प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट से, और ये जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मिलके बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि केमिकल लेवल भी 2 सब लेवल में डिवाइडेड है। सबसे पहला मॉलिक्यूलर लेवल, फिर उसके बाद हमारा एटॉमिक लेवल। तो एटॉमिक लेवल वैसे देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है, बट हम लोग यहाँ पे इसको दोनों को मिला के केमिकल लेवल बोल देते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सिंपल है। फिर नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सेल्यूलर लेवल। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारी सेल्स आ जाती हैं। अब देखिए इस सेल्यूलर लेवल को अगर आप लोगों को पता हो तो हमें जो है अपने यूनिट 1 के नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में देखना है, तो यहाँ पे सारी बातें करेंगे इसके बारे में। बाकी इतना समझिए कि सेल, ठीक है, तो सेल वैसे आपने इतना जरूर सुन रखा हो, कोशिका, कोशिका, ठीक है। तो ये जो सेल होती है हमारी क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए इस डेफिनेशन को अगर आप लोग देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर हो, जो भी फंक्शंस है, वो इवेंचुअली हमारी सेल्स ही मिलके बनी होती हैं और सेल्स ही परफॉर्म करती हैं। जैसे हम लोग कहने को तो कहते हैं कि हाँ ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर हो गया जो कि बीन शेप का होता है, लेकिन इस किडनी के स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे यहाँ पे सेल्स ही बनी होती है। यानी ये बहुत सारी सेल्स मिलकर हमारे किडनी का स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी किडनी की क्या है, सेल है। और इस किडनी का मेन काम क्या है, हमारे ब्लड को फिल्टर करना। तो देखिए कहने को तो हम कह रहे हैं कि हाँ हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है, लेकिन किडनी के अंदर भी जो एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का काम है वो कौन कर रही है, हमारी किडनी की सेल्स ही कर रही है। यानी चाहे किडनी का फंक्शन
कौन परफॉर्म कर रहा है? हमारा सेल्स परफॉर्म कर रही है। किडनी का स्ट्रक्चर भी कौन बना रहा है? हमारा सेल्स बना रही है। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं। अब हमें बहुत सारी सेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है टिश्यू लेवल। तो अब देखिए, अब जब यहाँ पे बहुत सारी सिमिलर सेल्स मिलके यहाँ पे कंबाइन करती हैं तो वो हमारी यहाँ पे टिश्यू बनाती हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे सिंपली समझो तो टिश्यू में क्या होता है कि जैसे अब देखिए ना, सेल्स ना बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल हमारी हो सकता है कुछ इस टाइप की हो, है ना, मतलब ये 3 सेल हो गई। और एक सेल हो सकता है हमारी कुछ इस टाइप के साइज एंड शेप की हो, और एक सेल हो सकता है हमारी कुछ ऐसी दिखे। तो अब यहाँ पे देखिए, जो टिश्यू है वो क्या होता है, जब बहुत सारी सेल्स कंबाइन होती है तो टिश्यू बनाती है। लेकिन टिश्यू में एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है कि सिमिलर सेल्स होनी चाहिए, यानी कि उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होना चाहिए, उनका फंक्शन भी सिमिलर होना चाहिए। यानी जब सिमिलर टाइप की जब सेल मिलती हैं तब जाके वो टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत डिटेल में टिश्यू में देखेंगे। बाकी हमारे 4 टाइप के टिश्यू हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और हमारा नर्वस टिश्यू। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे अपने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल में देखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गन लेवल। अब देखिए भाई, ऑर्गन लेवल में हमारा क्या आता है, जो भी हमारे ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, स्टमक, किडनी, लंग्स, ये सारे हमारे ऑर्गन्स ही तो हैं। तो यहाँ पे और अब देखिए, ये जो ऑर्गन्स है ये क्या होते हैं, ये हमारे 2 या 2 से ज्यादा टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा टिश्यू जो कि साथ में मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे स्टमक में इवेंचुअली इसका मेन काम क्या है, हमारा एसिड को बनाना। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बाकी देखेंगे, बट अभी आप लोग इतना समझो कि एसिड बनाता है। तो एसिड बनाने के लिए स्टमक में बहुत सारे टिश्यू मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे टिश्यू जो है एक साथ मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा एक ऑर्गन बनाते हैं। तो ईच ऑर्गन हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसे कि हमारा हार्ट, लंग, स्टमक, किडनी, इन सभी का अलग अलग फंक्शन हमें देखने को मिलता है। स्पेसिफिक मतलब सभी का एक स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे हार्ट का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, ब्लड पंप करना। लंग्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टम लेवल। अब सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे भाई ऑर्गन्स जो कि यहाँ पे मिलके एक स्पेसिफिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि स्टमक का काम होता है एसिड बनाना, इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, लिवर का काम होता है बाइल जूस प्रोड्यूस करना। तो वैसे देखिए, ये तीनों का काम तो थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन ये प्रोसेस कौन सी परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेस हमारे ये तीनों कहीं ना कहीं डाइजेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे हमारा जो सभी ऑर्गन्स मिलकर परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ईच सिस्टम मेंटेन्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर बॉडी एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमारे सभी सिस्टम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बॉडी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ब्लड को पंप करेगा। तो वो सारे जो है हमारे स्पेसिफिक फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। फिर फाइनली हमारा आता है ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ये हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहां पे हमारे सारे सिस्टम मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, साथ में काम करके हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं और जो भी जरूरी एक्टिविटी है लाइफ जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, उतना कुछ खास नहीं था। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में तो देख नहीं सकते हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि सारे बॉडी के जो 11 सिस्टम्स है वो क्या क्या काम करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। बाकी इन सभी के बारे में डिटेल में हमें अपने पूरी एचईपी की जर्नी में ही पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, बॉडी सिस्टम क्या होता है भाई, हम लोगों ने भी देखा है कि जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा बॉडी सिस्टम बनाते हैं। अब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें टोटल जो है 11 डिफरेंट सिस्टम देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि इस एचईपी फर्स्ट सेम में, ठीक है, एचईपी के हमारे 2 पार्ट होंगे। पहला आप लोगों को फर्स्ट सेम में पढ़ना है, दूसरा आप लोगों को सेकंड सेम में पढ़ना है। तो फर्स्ट सेम के एचईपी में आप लोग को स्टार्टिंग के 5 सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा जाता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इन 5 सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ोगे अपने इसी एचईपी फर्स्ट में, और बाकी बचे जो 6 सिस्टम है इनके बारे में आप लोग को अपने सेकंड सेम की एचईपी में पढ़ना है। तो अभी देखिए, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इन सभी का एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में।
तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हमें मेनली देखने को मिलते हैं वो हमारा जाता है स्किन, हेयर, नेल्स और हमारी कुछ ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती हैं। अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारे यूनिट 2 का टॉपिक होने वाला है। यूनिट 2 में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। बाकी इसका देखिए जिसका मेजर फंक्शन है, तो मेजर फंक्शन क्या होता है भाई? स्किन, भाई जो हमारी त्वचा है ऊपर की वो क्या करती है? हमारी पूरी बॉडी को एक लेयर बनाती है ना, हमारे बाहर के एनवायरमेंट से हमें प्रोटेक्ट करती है। टेम्परेचर को यही स्किन ही तो मेंटेन करती है। और वाटर लॉस, तो हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है 70% वाटर होता है, और इस 70% वाटर को हमारी बॉडी से बाहर लॉस होने से कौन बचा रहा है? हमारी स्किन ही तो बचा रही है। ये स्किन ही तो हमारी बॉडी वाटर को होल्ड करती है। तो बस वही है कि हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हमारी स्किन मेनली देखने को मिलती है। फिर दूसरा हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारा क्या आ जाता है? जो भी हमारी जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स हैं, हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं, ये जो बोन्स आपस में जुड़े होते हैं, दो बोन्स वो जॉइंट से जुड़े होते हैं। और कार्टिलेज, तो देखिए कार्टिलेज भी हमारा जो है बोन्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब जॉइंट्स में। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने स्केलेटल सिस्टम में, जो कि हमारे यूनिट 2 का टॉपिक होने वाला है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शंस की बात करें तो भाई जो हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इन्हीं बोन्स पे तो टिका हुआ है, तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। हमारे ऑर्गन्स जो है वो इन्हीं बोन्स के अंदर जो है प्रोटेक्ट रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग चलते हैं तो भाई हमारी पैरों की हड्डियां हो गई, हमारे हाथ हो गए, ये सारे ही तो हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और उसके बाद स्टोर्स मिनरल, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पता है कि हमारे बोन्स में कैल्शियम देखने को मिलता है, तो कैल्शियम को स्टोर करने का, इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उन सभी को स्टोर करने में भी हमारा बोन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है मस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारी मसल्स होती हैं, जो भी हमारी बोन्स के ऊपर जो हमारी मसल्स देखने को मिलती हैं वो हमारा मस्कुलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो अब देखिए मसल्स हमारी 3 टाइप की हमें देखने को मिलती हैं। स्केलेटल मसल्स, यानी जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो मसल्स होती हैं वो हमारी स्केलेटल मसल्स हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई, और जो हमारी हार्ट के अंदर जो मसल देखने को मिलते हैं हमारी कार्डियक मसल्स हो गई। तो इन सभी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे अपनी यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। और बाकी इसके फंक्शंस की बात करें तो हमारा मूवमेंट, पोस्चर, हीट प्रोडक्शन, इन सब में हमारा यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम का रोल देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नर्वस सिस्टम के बारे में, तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आ जाती है। अब देखिए ब्रेन हमारा क्या होता है भाई? ब्रेन जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो ब्रेन जैसे हमारा ये जो ब्रेन होता है, ठीक है, ये जो ब्रेन होता है, तो इसी ब्रेन से हमारी एक एक्सटेंशन ऐसे निकली होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों को हम लोग अपने एचएपी सेकंड सेम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी देखिए ये जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स क्या होता है? तो देखिए ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इनसे हमारी कुछ ऐसे नर्व्स निकली होती है। और देखिए इन्हीं नर्व्स के थ्रू क्या होता है भाई? ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन करता कैसे है? तो ये करता इन्हीं नर्व्स के थ्रू है। तो कैसे क्या होता है वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी देखिए ये जो नर्व्स वाला टॉपिक है ना, सिर्फ नर्व्स का जो टॉपिक है ये आप लोग को इसी फर्स्ट सेम में पढ़ना है, यानी 4th यूनिट में हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इसका फंक्शन क्या होता है भाई? पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, सिग्नल को सेंड करना, रिसीव करना, और जो भी एक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीजें हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। उसके बाद हमारा आता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहां पे देखिए जो भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाला जो सिस्टम होता है वो हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसके अंदर हमारी कुछ ग्लैंड देखने को मिलती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज। इंसुलिन हार्मोन का नाम सुना है आपने? थायराइड हार्मोन का नाम सुना होगा। ये सारे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन हमारा पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है, डायबिटीज में आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। तो इसका मेन फंक्शन है हमारा हार्मोन को प्रोड्यूस करना। और देखिए यही हार्मोन्स हमारी ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं, जैसे कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हमारा और प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स में हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, तो ये सारे हमारे रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन हो जाता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हमारा हार्ट आ जाता है, ब्लड आ जाती है और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। तो भाई देखिए हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और रिमूव वेस्टेज, ठीक है। तो देखिए ये सारा काम हमारा ब्लड के थ्रू ही होता है, यानी ब्लड हमारा ऑक्सीजन को लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, हार्मोन्स को भी लेके जाता है, और वेस्ट को भी हमारा ब्लड ही रिमूव करता है, ठीक है। ब्लड में हमारे वेस्ट होते हैं जो कि किडनी के थ्रू फिल्टर होकर रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद 7th हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम। तो अब इसके अंदर अब देखिए अब ये हमारा थोड़ा सा नया आप लोग को दिख रहा होगा, हो सकता है आपने इसका ज्यादा इसके बारे में आप लोग को नॉलेज ना हो, बट इसको भी आप लोग को इसी फर्स्ट सेम में जो है पढ़ना है
और थर्ड यूनिट में हम यहाँ पे इसको काफी डिटेल में अच्छे से देखेंगे। और बाकी देखिए इसके अंदर हमारे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं। और देखिए चूंकि ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है तो ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से डिफेंड करेगा। और उसके बाद देखिए ये जो हमारी लिम्फ है ना, तो ये लिम्फ हमारा एक टाइप का फ्लूइड होता है। तो जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो हमारा इसी से मेंटेन होता है। अब कैसे क्या होता है देखिए अभी यहाँ पे समझा पाना तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को यही मेंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए भाई सिंपल सी बात है, जो हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें हमारा हेल्प करता है। तो इसके अंदर हमारे लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और नोज आ जाते हैं। और जो मेन फंक्शन होता है इसका वो क्या होता है, O2 को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये इसका सबसे मेन फंक्शन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जो भी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है फूड का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, वेस्ट को एलिमिनेट करने का काम हो गया, ठीक है, जो भी वेस्ट का एलिमिनेशन होता है वो सारा हमारा इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। तो इसके अंदर हमारा माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए इन सभी को बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, जब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप लोग को सेकंड सेम में पढ़ना है। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमारे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा आ जाती हैं। और फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड से जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। तो ये क्या है, फ्लूइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मुझे पता है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी आप लोग बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो भाई देखिए रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसे नए जीव को प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन हमारा जो है लिविंग बीइंग की सबसे मेजर एक साइन है या फिर प्रोसेस है जो कि सभी लिविंग बीइंग्स में हमें देखने को मिलती है। तो मेल की, अब देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो मेल और फीमेल्स में हमें अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, जहां पे मेल्स और जो कि मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट भी यही करता है। अब मेल्स में हम लोग बात करें तो मेल में हमें जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलता है, टेस्टिस, पेनिस, ग्लैंड्स और डक्ट्स, ये हमें मेल्स में देखने को मिलते हैं। फीमेल्स में हमें देखने को मिलता है ओवेरीज, यूट्रस, वजाइना और मेमरी ग्लैंड्स, ये हमें फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, तो देखिए जो टेस्टिस है ये क्या करता है, जो हमारा टेस्टिस और पेनिस है ये हमारे कह सकते हो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। जो हमारा ओवेरीज है, ठीक है, ये हमारी एग को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये हमारा गैमीट्स, अब इन दोनों को गैमीट्स बोलते हैं। स्पर्म, एग, ये क्या होता है पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। उसके बाद देखिए अलाउज रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो इसी के थ्रू हमारा क्या होता है भाई, जब स्पर्म और एग इंटरकोर्स के दौरान मिलते हैं तभी तो हमारा एक गैमीट बनता है जो कि हमारा फर्दर जो है रिप्रोडक्शन में अपना मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद हार्मोन प्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखिए यही टेस्टिस हमारा यहाँ पे क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। और फीमेल्स में हमारा जो है क्या नाम है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं। तो हार्मोन प्रोडक्शन में भी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेजर रोल देखने को मिलता है। तो हार्मोन में देखिए ये जो हमारे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलता है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी होता है। तो कैसे क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे बॉडी सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन की कौन कौन से सिस्टम होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब देखिए इसका नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम है बेसिक लाइफ प्रोसेस। यानी कि देखिए लाइफ प्रोसेस मतलब कि जो हमारी जिंदगी जीने की प्रोसेस है, और बेसिक मतलब कि जिंदगी जीने के दौरान कौन कौन सी बेसिक प्रोसेस है जो कि एक लिविंग बीइंग करता ही करता है। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक लिविंग यानी कि एक लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग बीइंग से डिफरेंशिएट करने में कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, तो उन सभी को हम लोग देखेंगे। यानी ये समझिए कि ये सारी जो प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं ये एक लिविंग बीइंग के अंदर तो देखने को मिलेगी, लेकिन जो एक नॉन लिविंग बीइंग होगा उसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होंगी। अब देखिए कहने को तो बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ मेजर है उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि थ्योरी को थोड़ा सा देखें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग फॉर्म्स। तो यहाँ पे देखिए हर लिविंग बीइंग जो है उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसको नॉन लिविंग बीइंग से सेपरेट करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म लीड सर्टेन एसेंशियल प्रोसेस, और देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है कुछ एसेंशियल यानी कि जरूरी प्रोसेस करनी ही होती है जो कि क्या करते हैं, जो कि उनको सर्वाइव बचाने में, ग्रो यानी कि ग्रो करने में, उसके बाद रिप्रोड्यूस करने में यहाँ पे हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे देखिए और बाकी दे इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड मेनली इंक्लूड्स। और यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये इंश्योर करती हैं, मतलब ये इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, ठीक है, कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म होते रहें और लाइफ यहाँ पे अच्छे से मेंटेन रहे।
अब इसके अंदर मेनली क्या क्या प्रोसेस होती हैं? इसके अंदर मेनली हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ। तो देखिए, कहने को तो और भी कुछ प्रोसेस हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन 6 को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिए, आपको पता है, आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप लोग को क्या होता है? तुरंत बॉडी में एक एनर्जी महसूस होती है। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि खाने से एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती कैसे है? क्या ऐसा है कि खाने से डायरेक्टली हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारी बॉडी को एनर्जी, आप इतना समझिए, अगर हमारी बॉडी को एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का नाम आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, नहीं सुना है तो आप लोग समझिए कि बॉडी को एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है। तो ये यहाँ पे देखिए, इस फूड को, ठीक है, इस फूड को एटीपी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वही होती है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए, जो मेन केमिकल प्रोसेस होती है वो यही होती है कि फूड को एटीपी में कन्वर्ट करने के दौरान हमारी बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच बॉडी कन्वर्ट्स फूड एंड ड्रिंक्स इनटू एनर्जी। तो इसी के थ्रू क्या होता है? फूड और ड्रिंक हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए, अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारा दो टाइप का हो सकता है। पहला हो गया एनाबॉलिज्म, दूसरा हो गया कैटाबॉलिज्म। देखिए, बहुत ही सिंपल है, इसको अगर आप लोग समझो तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए, बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना स्मॉलर मॉलिक्यूल से, यानी कि देखिए, जब बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये प्रोसेस हमारी हो जाती है एनाबॉलिज्म। जैसे कि अगर इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो यहां पे देखिए, जब अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यानी इसमें क्या हुआ? अमीनो एसिड्स हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और इन्होंने मिलके हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जो कि हमारा प्रोटीन है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे एनाबॉलिज्म। और फिर दूसरा हमारा होता है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म जस्ट इसका अपोजिट होता है। यानी इसमें क्या होता है? इट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। यानी कि जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो यहां पे देखिए, अब यही इसी को आप लोग रिवर्स कर दीजिए, अगर यही प्रोटीन हमारा जो है ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए तो ये हमारा हो गया कैटाबॉलिज्म। देखिए, ये जस्ट एक एग्जांपल था। तो इसी तरीके से जब भी हमारी बॉडी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो एनाबॉलिज्म। एना मतलब बॉलिज्म मतलब जुड़ना, और कैटाबॉलिज्म जैसे कैटा मतलब कट जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कट जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो ये बस एक समझने के लिए था। ठीक है, कैटा ऐसा नहीं होता है कट जाना, बट एक याद रखने के लिए आप लोग समझ सकते हो। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रेस्पिरेशन के बारे में, तो देखिए, अब रेस्पिरेशन क्या होता है? अब देखिए, वैसे हम लोग सोचते हैं कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, सांस लेने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन को लेना। लेकिन ऑक्सीजन, ठीक है, चलो ठीक है, और रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन चीज ये है कि ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे क्यों लेते हैं? भाई, ऑक्सीजन की हमें क्या जरूरत है? कभी आपने ये सोचा है? तो देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमें जो है जीने के लिए, एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए। और एटीपी बनता किससे है? जो भी फूड है यही हमारा एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? मेटाबॉलिज्म के थ्रू। लेकिन यहाँ पे फूड को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। और यही ऑक्सीजन कहां से मिलता है उसको? ये ऑक्सीजन यहाँ पे हमें, हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन से मिलता है। यानी जब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है फूड को एटीपी में कन्वर्ट करने में। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? देखिए, कहने को हम लोग बोलते हैं कि हाँ, रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेते क्यों है? ताकि हम लोग यहाँ पे फूड को एनर्जी में ब्रेक डाउन कर सके। एनर्जी रिलीज इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, मूवमेंट एंड अदर एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग यहाँ पे ग्रोथ, मूवमेंट और अदर एक्टिविटीज में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। जैसे आपको पता है कि भाई, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वहां पे क्या होता है? बेबी का बर्थ होता है। तो वो बेबी क्या होता है? उसी के जैसा एक नया इंडिविजुअल होता है। यानी ह्यूमंस क्या होता है? ह्यूमंस जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसे नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये हर एक लिविंग बीइंग में हमें देखने को मिलता है, और ये बहुत ही जरूरी है सर्वाइवल और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिस्पॉन्सिवनेस। अब देखिए, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट। देखिए, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि किसी चीज को रिस्पॉन्ड करना। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक
तवा है या फिर एक कढ़ाई है और वो बहुत गर्म है, और वहां गलती से, ठीक है, अचानक से अगर आप लोग का हाथ पड़ जाए या फिर किसी भी ऐसी गर्म चीज पे आप लोग का हाथ ऐसे पड़ जाए, तो क्या होगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप लोग तुरंत अपना हाथ हटा लोगे। क्या वहां पे आप जो है सोचोगे कि अच्छा मेरे हाथ को गर्मी लग रही है तो अब मुझे अपना हाथ हटा लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होगा। विद इन सेकेंड्स आप अपना हाथ जैसे ही वहां पे टच होगा, टच होते ही तुरंत आप अपना हाथ हटा लोगे। तो वहां पे आपने क्या किया, वहां पे एक चेंज हुआ। वो चेंज क्या था कि वहां पे टेम्परेचर अचानक से किसी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा था। तो जैसे ही ऐसा हुआ, वहां पे तुरंत हमने क्या हुआ, तुरंत हमने अपना हाथ हटा लिया, यानी कि हमने उस टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड किया। तो उसी तरीके से देखिए भाई, जो भी गर्मी होती है तो हमें गर्मी फील होती है ना, ठंडी में हमें ठंडी लगती है, तो वो सारी चीजें क्या है कि हम लोग यहाँ पे चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस की एबिलिटी भी हमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती है। और बाकी देखिए, रिस्पॉन्सिवनेस कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलकर हमारे रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है मूवमेंट। अब मूवमेंट का मतलब क्या है? देखिए मूवमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग हैं, ठीक है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। लेकिन अब एक चीज समझिए, मूवमेंट दो टाइप का होता है। एक मूवमेंट ऐसा होता है जहां पे एक जगह से दूसरी जगह उठ के हम लोग जाते हैं, यानी कि पोजीशन ही चेंज हो गई, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। और एक मूवमेंट ऐसा भी तो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा हाथ है, ठीक है, तो अगर मैं अपना हाथ इस तरीके से हिला रहा हूं इधर उधर, ठीक है, तो ये भी तो मूवमेंट है। यानी कि जब भी हम लोग यहाँ पे अपना हाथ ऊपर नीचे किसी एक ही पोजीशन पे रह के कर रहे हैं, तो वो भी मूवमेंट है, ठीक है। तो मूवमेंट दो टाइप का हो सकता है। एक मूवमेंट जो है ऐसा भी हो सकता है जहां पे पोजीशन ना चेंज हो रही हो, और एक मूवमेंट ऐसा होता है जहां पे पोजीशन चेंज होती है, तो उसको हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं। बाकी देखिए, ये मूवमेंट जो है हमारा विद इन द बॉडी भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी बॉडी में भी मूवमेंट होता रहता है। भाई ये जो ब्लड है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये क्या करता है? ब्लड हमारी पूरी बॉडी में मूव ही तो कर रहा है। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है? हमारे माउथ से लेके और हमारे पूरे स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक क्या होता है? मूव ही तो करता है। तो मूवमेंट हमें विद इन द बॉडी भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भी उठ के जा सकते हैं। तो ये मूवमेंट की प्रॉपर्टी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू एन इंक्रीज इन इट्स बॉडी साइज। तो देखिए, ग्रोथ एक ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। एक बच्चा क्या होता है? एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पे एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब एक बच्चा एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ भाई? उसकी बॉडी का साइज ग्रो किया, है ना। और बॉडी का साइज कैसे ग्रो करता है? इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर और साइज ऑफ सेल्स। और ये तब होता है जब यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, या तो उनका नंबर बढ़ जाता है या तो उनका साइज बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल जो है इंक्रीज होता है साइज में। जैसे कि एक बच्चा जब बड़ा हो गया, एक बच्चे की जब हाइट बढ़ गई, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अब उसकी हाइट दोबारा से छोटी हो जाए, ये नहीं हो सकता है ना। तो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, वो परमानेंट चेंज होता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे ग्रोथ। तो इस तरीके से देखिए, हम लोगों ने देखिए अपने बेसिक लाइफ प्रोसेस को, जो कि यहाँ पे एक लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कि हमारा हो जाता है होम्योस्टेसिस। तो बात करें हम लोग यहाँ पे होम्योस्टेसिस के बारे में, तो अब देखिए यहां से आप लोग चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पार्टिकुलर टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो वर्ड है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हो गया होम्यो और दूसरा हो गया हमारा स्टेसिस। अभी जो होम्यो वर्ड है, होम्यो का मतलब होता है यहाँ पे सेम, और जो स्टेसिस है इसका मतलब होता है हमारा यहाँ पे स्टेट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सेम स्टेट। यानी कि देखिए, जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में मेंटेन रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो अब इसको पढ़ कहां रहे हैं? पढ़ हम लोग रहे हैं अपने बॉडी सिस्टम के अंदर, अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर। यानी कि देखिए, होम्योस्टेसिस का हमारी ह्यूमन बॉडी में ये मतलब होता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो चीजें हैं वो जिस स्टेट में, वो उसी स्टेट में मेंटेन रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, उनमें कोई चेंजेस ना हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए, होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे बॉडी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल मेंटेन रहे। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आप समझिए, हमारी बॉडी का सबसे टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? हमारी बॉडी का एक इंटरनल एनवायरनमेंट है। जैसे हमारा जो ब्लड है उसका पीएच लगभग कितना होता है? लगभग 7.4 के आसपास होता है। 7.35 से 7.45 के बीच में थोड़ा बहुत चेंज हुआ करता है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो भी कंडीशन है हमारी बॉडी की, ठीक है, कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, हमारे ब्लड का जो पीएच है वो लगभग 7.4 के आसपास होना चाहिए, हमारी बॉडी का वाटर लेवल कितना होता है, लगभग 70% हमारी बॉडी में वाटर होता है, ठीक है, इसी तरीके से हमारी बॉडी का एक पार्टिकुलर ग्लूकोज लेवल होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये जैसी हैं वैसी ही मेंटेन रहे, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो देखिए कैसे हमारी बॉडी यहाँ पे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है हमारी बॉडी में, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। जैसे कभी मान लीजिए हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस भी हो गए, जैसे टेम्परेचर मान लीजिए अगर हमारी बॉडी का चेंज भी हुआ, तो कैसे बॉडी उसको वापस जो है अपने उसी टेम्परेचर रेंज में लेके आती है, वापस उसी 37 डिग्री सेल्सियस पे लाती है। इन्हीं सारी चीजों को जो देखने की प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे होम्योस्टेसिस में देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप लोग एक एग्जांपल के लिए समझो, तो आपको पता है कि जो समर्स होते हैं, जैसे गर्मियों में क्या होता है, जो बाहर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये लगभग 40 से 45 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, ठीक है, मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और विंटर्स यानी ठंडियों में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी कम, कभी कभी तो 6, 7, 8 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। लेकिन चाहे विंटर्स में हमारा टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री हो, चाहे समर्स में हमारा टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री हो, देखिए ये टेम्परेचर कहां होता है, ये टेम्परेचर बाहर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे टेम्परेचर जो भी हो, लेकिन जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, चाहे आप लोग गर्मी में मेजर करके देख लो, चाहे आप लोग यहाँ पे समर्स में विंटर्स में मेजर करके देख लो, आपको बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही देखने को मिलेगा। जैसे देखिए 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे हो सकता है 37 की बजाय 35 हो जाए, हो सकता है 37 की बजाय 38, 39 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन लगभग इसी 37 के आसपास ही आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो देखिए इसी प्रोसेस को कि बाहर का जो भी एनवायरमेंट हो, बाहर जो भी टेम्परेचर हो, लेकिन हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन रहेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है। तो वही चीज है कि इट कीप्स द कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच स्टेबल इनसाइड द बॉडी, ठीक है, विद इन अ नैरो रेंज दैट इज सुटेबल फॉर लाइफ। अब देखिए विद इन अ नैरो रेंज, देखिए नैरो रेंज का मतलब क्या है, नैरो रेंज का मतलब ये है कि हाँ हो सकता है कि 37 है तो 38 पहुंच जाए, हो सकता है 37 है तो 35, 36 पहुंच जाए, ठीक है, मतलब 1-2% का चेंजेस हो सकता है, वहां पे मेंटेन रहेगी। जैसे हमारी ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 एक लगभग अप्रोक्सीमेट होता है, अब हो सकता है कि ये 7.4 से 7.45 चला जाए, हो सकता है 7.4 से 7.35 चला जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 7.4 है तो ये 6.4 पहुंच गया, ये कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये जो नैरो रेंज में मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी होती है होम्योस्टेसिस। समझ रहे हो ना आप लोग। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस इज गवर्न बाय फीडबैक सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब एक चीज समझिए, होम्योस्टेसिस क्या है, ये हमारी एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को मेंटेन कौन करता है भाई, कोई सिस्टम होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में एक होता है फीडबैक मैकेनिज्म या फिर फीडबैक सिस्टम। देखिए ये कोई सिस्टम नहीं है, जैसे 11 सिस्टम जो हम लोगों ने देखे थे उसमें नहीं आता ये एक मैकेनिज्म होता है बॉडी का, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। होम्योस्टेसिस आप लोग समझ चुके हो ना, हमारी बॉडी में जो चीजें जैसी हैं वो वैसी ही मेंटेन रहे, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब अगर हम लोग यहाँ पे फीडबैक सिस्टम्स या फिर फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए ये हमारी बॉडी का वो मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, मेंटेन यानी कि बना के रखती है होम्योस्टेसिस को। इट कंटिन्यूअसली यानी कि ये लगातार मॉनिटर मतलब कि मेजर करता है इंटरनल कंडीशंस, डिटेक्ट चेंजेस एंड सेंड सिग्नल टू करेक्ट देम। यानी कि देखिए ये लगातार हमारी बॉडी में जो भी कंडीशंस होती हैं उनको मॉनिटर मतलब कि देख रेख करना, ठीक है, कि देखता रहता है कि हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशन में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, कोई चेंज तो नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो उसको वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है, पहचानता है, और उसके बाद क्या होता है, सिग्नल भेजता है और उनको यहाँ पे सही करता है। अब सिग्नल किसको भेजता है, डिटेक्ट कौन करता है, ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो करते हैं। मतलब कि देखिए हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन कौन करता है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। अब इस फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, और ये 3 कंपोनेंट क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करके सिग्नल भेज के सही करते हैं। तो अब देखिए इन 3 में सबसे पहला हमारा आ जाता है रिसेप्टर या फिर हमारा यहाँ पे सेंसर। अब इस चीज को समझिए, ये हमारा क्या करता है, ये करता है डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यानी कि देखिए अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज हुआ है तो उसको पहचानने का या फिर उसको देखने का काम कौन करेगा, ये रिसेप्टर करेगा, या फिर इसी को सेंसर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बाय द वे मान लेते हैं कि किसी कंडीशन में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये 37 डिग्री से घट के जो है हमारा 30 पे पहुंच गया, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर चेंज हो गया।
अब हमारी बॉडी में क्या है भाई, होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी है, यानी इस 30 को वापस से 37 करना है। करेगा कौन, करेगा हमारा फीडबैक सिस्टम। तो अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा है तो फीडबैक सिस्टम के अंदर सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है चेंजेस को डिटेक्ट करना, यानी चेंजेस को पहचानना। और पहचानता कौन है, रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये रिसेप्टर हमारा सबसे पहले देखेगा कि अच्छा बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे कम हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है, फिर दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, कंट्रोल सेंटर। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड मैसेज टू द इफेक्टर। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम ही है कंट्रोल सेंटर, यानी कि अब ये जो भी चेंजेस हुए उनको कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है, यानी कि यही कंट्रोल करने के लिए कमांड जनरेट करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जो रिसेप्टर है जिसने यहाँ पे पता लगाया है कि क्या चेंज हुआ है, ये जाके कंट्रोल सेंटर को बताएगा कि देखो भाई हमारी बॉडी में कुछ चेंज हो गया है, इसको सही करना है। तो अब जब कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे रिसेप्टर से मैसेज मिलेगा, ठीक है, रिसेप्टर ने मैसेज किया कंट्रोल सेंटर को। अब ये रिसेप्टर क्या करता है, अब ये कंट्रोल सेंटर ना देखिए ये एक समझ लो आदेश देता है, ये समझ लीजिए राजा है, ठीक है, ये आदेश देता है, ये खुद काम नहीं करता है। अब इस राजा के काम को कौन करेगा, हमारा जो भी हमारे सेनापति होंगे, आदेश लेने वाला होगा वो काम करेगा, ठीक है। तो अब ये आदेश देगा किसको, इफेक्टर को, ठीक है, इफेक्टर को ये जो है सिग्नल भेजेगा, कमांड देगा। तो इफेक्टर क्या होता है, इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम कंट्रोल सेंटर एंड कैरीज आउट द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर क्या होगा, ये हमारा आदेश देगा कि भाई देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस और होना कितना चाहिए 37, तो तुम एक काम करो जाके इसको दोबारा से सही करो, ठीक है। तो इफेक्टर क्या होगा, ये मैसेज को रिसीव करेगा और जो भी रिस्पॉन्स है, यानी कि यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखें तो रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि 30 है तो 37, यानी टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो बस इस तरीके से हमारी बॉडी में फीडबैक सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उनको दोबारा से सही करके हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर देते हैं। बस बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारी बॉडी का फीडबैक सिस्टम है ना, ये भी हमारे दो टाइप का देखने को मिलता है। तो पहला होता है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे निगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान समझिएगा, भले यहाँ पे दो नाम हमें दिख रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव वाला अच्छा है निगेटिव वाला खराब है। देखिए ये दोनों ही हमारे किसके टाइप है, फीडबैक सिस्टम के। और फीडबैक सिस्टम क्या करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। तो चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे निगेटिव वाला हो, ये दोनों ही हमारी बॉडी के भले में ही काम करते हैं, यानी ये दोनों ही हमारी बॉडी में जब भी कोई चेंज होता है उसको दोबारा से नॉर्मल या फिर हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। अब एक चीज आप लोग समझिए कि पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के सिस्टम होते तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में काम होता है वो निगेटिव फीडबैक सिस्टम ही करता है। पॉजिटिव वाला बहुत ही कम एक्टिवेट होता है। अब क्यों कम होता है ये भी हम लोग देखेंगे, बट आप लोग अभी समझो कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम ही हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने देखा कि इसके दो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव फीडबैक सिस्टम को देखते हैं और इसमें हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे ये हमारी बॉडी के फीडबैक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है अगर कोई चेंज होता है तो सबसे पहले देखिए, अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू रिवर्स और डिक्रीज द चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट। एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए निगेटिव वाला क्या करता है, ये जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस हुए हैं तो ये उस चेंज को रिवर्स करेगा, ठीक है, रिवर्स। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर कम हो गया है, जैसे यहाँ पे इस केस में क्या हुआ 37 से 30 पहुंच गया, तो रिवर्स का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब कि ये वापस से बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कब तक, जब तक हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। तो चाहे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो तब भी हमारा निगेटिव काम करेगा। और अगर मान लीजिए कि इस 37 से बढ़ के हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री पे पहुंच जाए, 45 डिग्री पे पहुंच जाए, अब ऐसा नहीं होगा भाई, बट मान लीजिए पहुंच जाए तो उस केस में भी हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम ही काम करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी ये क्या करेगा, दोबारा से रिवर्स करेगा। रिवर्स का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा है तो रिवर्स का मतलब इसको कम करना, रिवर्स का मतलब उल्टा, जो भी काम हुआ है उसका उल्टा करना। तो भाई देखिए जब भी कोई चेंज होगा तो हमें उसको उल्टा करके नॉर्मल ही तो करना है, तो हर केस में, ठीक है। इसीलिए यहां पे मैंने बोला कि ज्यादातर केस में हमारी बॉडी का निगेटिव फीडबैक सिस्टम ही अपना काम करता है। तो पॉजिटिव क्या काम करता है तो वो भी हम लोग देखेंगे, बट अभी आप लोग समझ गए ना कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस है उनको रिवर्स करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो एग्जाम्पल का हो गया हमारे यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे हम एक कंडीशन एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि किसी पर्सन में जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से बढ़ गया है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हमारा बॉडी का फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, इसको जो है दोबारा से कम करेगा, नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो। तो चेंज क्या हुआ, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक है, ये हमारा चेंज हुआ। लेकिन देखिए अब यहाँ पे इसमें जो है सबसे पहला हमारा आ जाता है कंपोनेंट स्टिमुलस। अब देखिए स्टिमुलस क्या है, ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। स्टिमुलस का मतलब होता है वो वजह जिसकी वजह से चेंज हुआ है। जैसे ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ा है, लेकिन बढ़ा क्यों है,
तो बढ़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ गया है, ये हमारा जो है कह सकते हो प्रॉब्लम हो गई है हमारी बॉडी में। और हुई किस वजह से है? हुई इसलिए क्योंकि हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ गया है। ये हम लोग एक एग्जांपल कंडीशन मान के चल रहे हैं। तो स्टिमुलस मतलब क्या होता है? स्टिमुलस मतलब वो वजह जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई चेंज हुआ है। तो बॉडी का चेंज क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ना। वजह क्या है? हार्ट रेट बढ़ना। अब यहाँ पे क्या होगा भाई? देखिए, सबसे हमने क्या देखा था कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी चेंज होता है तो सबसे पहले उसको कौन देखता है? हमारा रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या करता है? ये पता लगाता है कि हमारी बॉडी में कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रिसेप्टर क्या करेगा? तो यहाँ पे देखिए, अब रिसेप्टर जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो है हमारी बॉडी में रिसेप्टर क्या करते हैं? चेंजेस को पता लगाते हैं। लेकिन अब एक चीज समझिए कि हर चेंज में, हर टाइप के चेंज में रिसेप्टर यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस केस में क्या है? इस केस में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे बढ़ गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लो कि जो ब्लड है ये हमारा फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स समझ लीजिए हमारा एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है। अब देखिए होता क्या है, जब यहाँ पे ब्लड इसमें फ्लो होता है ना, तो ब्लड फ्लो होते वक्त ये जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल आप लोगों को दिख रही है, ये जो दोनों वॉल्स है किनारे किनारे की, इन पे हमारा क्या होता है कि ब्लड यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लगाता रहता है। जब यहाँ पे ब्लड इनके अंदर फ्लो होता है तो थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब देखिए, ये जो प्रेशर है ये भी हमारा जरूरी होता है। और बाकी इसको समझिए कि इसकी एक नॉर्मल रेंज क्या होती है। अपर लिमिट होती है इसकी यहाँ पे 120 और जो लोअर लिमिट होती है वो होती है 80। ठीक है, सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। अब सिस्टोल डायस्टोल क्या है, ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। इसको सभी को पढ़ना है, सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। ब्लड प्रेशर भी पढ़ेंगे, सब चीजें बस आगे देखेंगे। बट अभी आप लोग समझ गए ना कि इस ब्लड वेसल्स की वॉल पे हमारा ब्लड जो प्रेशर लगाता है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखिए, ब्लड जो ब्लड प्रेशर के केस में जो रिसेप्टर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। ये बैरो रिसेप्टर क्या होता है? ये बैरो रिसेप्टर हमें यहाँ पे ब्लड वेसल्स की वॉल्स में देखने को मिलते हैं। तो जब भी यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है या फिर कम होता है, दोनों ही केस में जो हमारा रिसेप्टर का काम है वो कौन करता है? हमारा बैरो रिसेप्टर करता है। तो भाई देखिए, जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बैरो रिसेप्टर क्या होगा? एक्टिवेट होगा। और बैरो रिसेप्टर जब एक्टिवेट, रिसेप्टर का काम क्या होता है? जो भी चेंज हुआ है उस सिग्नल को हमारा जो है कंट्रोल सेंटर को भेजना। तो ये इनपुट को, इनपुट मतलब वही जो चेंज है, मैसेज है, उसको कंट्रोल सेंटर को भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। अब देखिए, नर्व इंपल्स क्या है कि जैसे यहां पे, अब देखिए कंट्रोल सेंटर भी जो है अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में कंट्रोल सेंटर आप ये समझिए कि हमारा ब्रेन होगा या फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होगा। तो अगर ब्रेन होगा तो ब्रेन को जो सिग्नल है वो नर्व्स के फॉर्म में जाता है, नर्व इंपल्स के फॉर्म में जाता है। देखिए, नर्व इंपल्स क्या है, ये सब चीजें बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा समझो, ये इसने क्या किया, इसने मैसेज भेजा, अब मैसेज का फॉर्म है नर्व इंपल्स, बस इतना सिंपल। तो ब्रेन को क्या हुआ? ब्रेन को मैसेज मिला कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया बॉडी का। तो ब्रेन को जैसे ही मैसेज मिला तो इसने इन मैसेज को रिसीव किया और इसने तुरंत ही आउटपुट को जनरेट किया। ठीक है, सेंड्स आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट को इसने तुरंत यहां पे भेजा। अब आउटपुट को भेजेगा किसको भाई? आउटपुट मतलब इसने आदेश दिया, तो आदेश किसको देता है? इफेक्टर को। अब यहां पे देखिए, ब्लड वेसल्स यानी कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो इसके केस में हमारा इफेक्टर होगा ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स जिन पे हमारा प्रेशर लग रहा है यही हमारा इफेक्टर का काम करेंगे। अभी इफेक्टर मतलब इफेक्टर क्या करेगा? इफेक्टर जो भी प्रॉब्लम हुई उसको सही करता है। तो ब्लड वेसल्स इफेक्टर हैं, तो सही कैसे करेंगे? देखिए, सही ऐसे करेंगे कि देखिए, मान लीजिए कि जो नॉर्मल जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उस टाइम हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनका जो थिकनेस है वो हमारी इस तरीके की है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जैसे ही ब्रेन इसको सिग्नल भेजेगा तो होगा क्या कि ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये थोड़ी सी डायलेट हो जाएंगी। डायलेट का मतलब थोड़ा सा चौड़ी हो जाएंगी, यानी कि देखिए, पहले मान लीजिए कि इनकी थिकनेस जो है इतनी थी, तो बाद में थोड़ा सा अपनी थिकनेस को बढ़ा लेंगे, यानी चौड़ी हो जाएंगी। अब आप एक सिंपल एग्जांपल समझिए कि एक पाइप है, एक पाइप में मान लीजिए पानी बह रहा है और उस पाइप में पानी बहुत ही प्रेशर से बह रहा है। लेकिन अगर उसी पाइप को हम थोड़ा सा मोटा कर दें, उसी पाइप को थोड़ा सा थिक कर दें, तो क्या पानी तब भी उतनी ही प्रेशर से बढ़ेगा? नहीं बहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया था? क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारी थोड़ी सी कह सकते हो उस टाइम नैरो हो गई थी। अब अगर यही ब्लड वेसल्स का साइज यहाँ पे थोड़ा सा थिक हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, तो फिर ब्लड यहाँ पे आराम से इसमें फ्लो हो जाएगा और कोई भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, ब्लड वेसल्स रिसीव्स आउटपुट एंड गेट्स डायलेटेड, यानी कि ब्लड वेसल्स ने क्या हुआ? आउटपुट को रिसीव किया और यहाँ पे डायलेट हो गई। डायलेट मतलब चौड़ी हो गई। जैसे ही यहाँ पे ब्लड वेसल चौड़ी होगी वैसे ही जो प्रेशर यहाँ पे अननेसेसरी लग रहा था वो यहाँ पे कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर यहाँ पे नॉर्मल रेंज में डिक्रीज होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल एंड बॉडी रिटर्न्स टू होम्योस्टेसिस। और देखिए, जैसे ही यहाँ पे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा हमारी बॉडी में क्या होगा? होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या था कि जो भी चीजें जैसी हैं, यानी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वही मेंटेन रहे। तो अगर बड़ा है तो देखिए क्या हुआ? सबसे पहले रिसेप्टर ने इसको सेंस किया, इसने सिग्नल भेजा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने आदेश किसको दिया? इफेक्टर को। इफेक्टर ने क्या किया? अपना इफेक्ट शो किया, यानी इफेक्टर हमारी ब्लड वेसल्स थी तो ये हमारी डायलेट हो गई और डायलेट होने पे ही क्या हुआ?
ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पे काम करता है। तो देखिए इसने क्या किया, चेंज को रिवर्स किया, यानी जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था उसको रिवर्स करके क्या किया, डिक्रीज कर दिया। तो यही होता है हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम का काम। नाउ आई होप कि आप लोग यहाँ पे निगेटिव फीडबैक सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के एक एग्जांपल के बारे में और देखते हैं कि क्यों ये हमारा बहुत ही कम एक्टिवेट होता है, और अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की जगह निगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करे तो कैसे चीजें हमारी और खराब हो सकती हैं। तो देखिए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, ध्यान से समझिए। निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या कर रहा था, जो भी चेंज हो रहे थे, जैसे कोई भी चेंज हो रहा है उसको रिवर्स कर रहा है, ठीक है, रिवर्स कर रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ये क्या करेगा, जो भी चेंज होगा, कुछ भी चेंज हुआ है उसको और ज्यादा बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोग निगेटिव वाले में अगर पॉजिटिव को जो है लगाएं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने भी क्या देखा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, अब अगर मान लीजिए इस केस में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अपना काम करे तो पॉजिटिव वाला क्या करता है, जो भी रिस्पॉन्स हुआ है उसको और बढ़ाएगा। तो भाई देखिए, अगर इस केस में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो ये क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था उसको और बढ़ा देगा। यानी कि इस केस में हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम ही काम करेगा, पॉजिटिव वाला काम नहीं करेगा। तो पॉजिटिव वाला क्या करता है, जो भी रिस्पॉन्स होते हैं उनको और बढ़ा देता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये हमारी बॉडी के भले में कैसे काम करता है। तो देखिए सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल हो जाता है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। अब देखिए नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में होता क्या है कि जो बेबी की डिलीवरी है वो यहाँ पर फीमेल के वजाइनल ऑरिफिस के थ्रू होती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देखिए, ये हमारा होता है फीमेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए जो बेबी है, ठीक है, वो यहाँ पे यूट्रस से, ठीक है, यूट्रस से होते हुए यहाँ पे सर्विक्स से होते हुए हमारा वजाइना के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, बाहर की दुनिया में एंट्री करता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जब डिलीवरी होनी होती है तो लेबर पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि जो हमारा बेबी है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है कह सकते हो यूट्रस से जो है यूट्रस हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग इस फिगर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तब आप लोग समझोगे। देखिए ये हमारा होता है फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए जो बेबी है वो यहाँ पे इसी यूट्रस वाले पार्ट में होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा बेबी है। अब देखिए जब यहाँ पे डिलीवरी होनी होती है तो होता क्या है कि सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे 3 मेजर पोर्शन होते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक हमारा होता है यूट्रस, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर होता है। बीच में हमारा होता है सर्विक्स, ठीक है, तो ये हमारा सर्विक्स हो गया। और इसके नीचे हमें जो है वजाइनल और वजाइनल स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब बेबी क्या होगा, इस यूट्रस से होते हुए हमारा यहाँ पे वजाइना के थ्रू बाहर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज देखो कि जो सर्विक्स का स्पेस है, ठीक है, देखिए ये पूरा सर्विक्स नहीं है, बल्कि ये जो बीच का जो स्पेस दिख रहा है सिर्फ यही सर्विक्स है। तो सर्विक्स आप लोग देख रहे हो कितना पतला है, बहुत ही नैरो स्पेस होता है सर्विक्स में। और वहीं यूट्रस है तो यहाँ पे तो चलो स्पेस होता ही है, यहाँ पे हमारा बेबी रहता है। अब जब डिलीवरी होनी है तो होता क्या है, ये जो यूट्रस है भाई, ये बेबी क्या होगा, बेबी यहाँ पे इसी यहीं से तो आगे की तरफ पुश होगा। तो जब बेबी यहाँ से आगे की तरफ पुश होना स्टार्ट होता है तो ये यूट्रस क्या होता है, यूट्रस ना कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा, यूट्रस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ये सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो ये क्या होगा, जब ये सिकुड़ेगा तो बेबी को बाहर की तरफ ढकेलेगा, पुश करेगा, यानी बेबी को इधर की तरफ पुश करेगा। अब जब बेबी इधर की तरफ पुश होगा तो भाई देखिए यहाँ पे स्पेस कितना है, बहुत ही पतला सा स्पेस है। तो अगर बेबी को इस सर्विक्स के थ्रू होते हुए आना है तो इस सर्विक्स को थोड़ा स्ट्रेच होना होगा, यानी ये सर्विक्स थोड़ा सा क्या होगा, खींचेगा, चौड़ा होगा। तो एक नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि सबसे पहले लेबर पेन स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सर्विक्स स्ट्रेच होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेबी आगे की तरफ पुश होगा, सर्विक्स हमारा थोड़ा सा बढ़ना चालू होगा, स्ट्रेच होगा। और जब सर्विक्स स्ट्रेच होगा तो बेबी यहीं से होते होते उसके बाद वजाइनल ऑरिफिस के थ्रू बाहर की दुनिया में एंट्री लेगा। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, एक नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में ये होता है कि सबसे पहले हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल फोर्सेस बेबीज बॉडी हेड टू सर्विक्स। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बेबी की जो बॉडी होती है, ठीक है, जो हेड होता है वो सर्विक्स की तरफ मूव होता है। तो देखिए जब सर्विक्स तरफ मूव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सर्विक्स यहाँ पे स्ट्रेच करेगा, यानी कि जो सर्विक्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, जैसे बॉडी की नॉर्मल कंडीशन क्या है, जैसे फीमेल बॉडी में नॉर्मल कंडीशन क्या है कि भाई सर्विक्स जो है नॉर्मली मेंटेन रहता है ना, इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पे बेबी आगे की तरफ पुश होगा तो ये स्ट्रेच होगा। ध्यान समझना, यहाँ पे ये स्ट्रेच अपने आप होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब ये स्ट्रेच होना स्टार्ट हुआ तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी में एक चेंज हो रहा है ना, मतलब कि ये फीमेल बॉडी का एक चेंज होगा। और जैसे ही यहाँ पे फीमेल बॉडी में कोई चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अब यहाँ पे हमारा
पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो फीडबैक सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या करता है, बॉडी में जो भी चेंज है उसको डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो रिसेप्टर होती है वो होती है स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स, यानी ये हमारे एक टाइप का रिसेप्टर होती है जो कि हमारे चाइल्ड बर्थ के टाइम एक्टिवेट होती हैं। तो देखिए अब ये क्या करेगा भाई, ये देखेगा कि अच्छा सर्विक्स यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही चेंज को देखेगा तो ये जो है कंट्रोल सेंटर यानी कि हमारे ब्रेन को इनपुट मैसेज भेजेगा, और जैसे ही ब्रेन यहाँ पे इनपुट रिसीव करेगा तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा कौन सा फीडबैक सिस्टम काम कर रहा है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और ये क्या करता है, ये हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको और बढ़ाने का काम करता है। अब यहीं पे आप लोग ध्यान से समझिए सारी चीजें, यहीं पे आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच हो रहा है, ये बॉडी का एक चेंज है, ठीक है। अब इस चेंज को, ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताइए, चाइल्ड बर्थ के टाइम ये जो सर्विक्स स्ट्रेच हो रहा है, क्या हमें इसको रिवर्स करना है कि इसको और बढ़ाना है? ध्यान से खुद सोचिए आप लोग कि चाइल्ड बर्थ के टाइम जो फीमेल का जो सर्विक्स है वो जो स्ट्रेच हो रहा होगा, तो क्या यहाँ पे हमें इस स्ट्रेचिंग को वापस जो है रिवर्स करना है, इसको कम करना है कि इसको और बढ़ाना है? भाई इस टाइम हमें क्या चाहिए कि जो स्ट्रेचिंग है ये और बढ़ जाए, क्योंकि देखिए स्ट्रेचिंग जितनी अच्छे से होगी, ये जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा बेबी उतनी आसानी से बाहर की तरफ मूव कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन जो है बेसिकली हमारा जो है कह सकते हो यूट्रस में जाएगा, यूट्रस में, ठीक है। और जब यूट्रस में जाएगा तो यूट्रस हमारा इफेक्टर का काम करेगा। तो यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली, यानी कि यूट्रस में ये हमारा ऑक्सीटोसिन जाएगा और जो यूट्राइन मसल्स है, यानी कि देखिए ये जो यूट्रस है ये और ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तभी तो सर्विक्स स्ट्रेच हो रहा था, यानी देखिए ये जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा सर्विक्स उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा। और हमें यही तो चाहिए, इस टाइम हमें क्या चाहिए कि जो बॉडी में जो चेंज हो रहा था, चेंज क्या है, सर्विक्स का स्ट्रेच होना, ये और ज्यादा हो। अच्छा यहीं पे आप सोच लीजिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता तो क्या करता, ये चेंज को रिवर्स करता, यानी जो सर्विक्स जो स्ट्रेच हो रहा था ये उसको दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लाता। और अगर ये नॉर्मल कंडीशन में लाएगा तो क्या बेबी बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा सिस्टम काम करेगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, यानी जो कि चेंज को बढ़ाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कैसे काम किया, हमारे ब्रेन ने रिलीज किया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारे टाइप का हार्मोन होता है और ये क्या करता है, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा सर्विक्स उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबीज बॉडी स्ट्रेच सर्विक्स मोर। तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा बेबी की बॉडी स्ट्रेच को मतलब सर्विक्स को हमारा स्ट्रेच करेगी। स्ट्रेच मतलब इसको खींचेगी, है ना, इसको थोड़ा बढ़ाएगी। जैसे 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 ये देखिए ये हमारा यूट्रस का नॉर्मल स्पेस है, लेकिन अगर बेबी को बाहर निकलना है तो इसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा, है ना, इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो ये बेबी की बॉडी है इसको स्ट्रेच करेगी। और देखिए जब स्ट्रेच करते करते फाइनली क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे स्ट्रेच करके बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए बर्थ ऑफ बेबी डिक्रीजेज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विस दस ब्रेकिंग द पॉजिटिव फीडबैक साइकिल। और देखिए जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाएगा तो भाई देखिए बर्थ हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारा काम खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेचिंग हो रही थी उसको अब बंद भी तो करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाएगा, ठीक है, तो स्ट्रेचिंग की तो जो सर्विक्स यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा था वो खत्म हो जाएगा और जो पॉजिटिव फीडबैक साइकिल थी वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज अगर आप लोग यहाँ पे और भी देखो तो बेबीज बॉडी स्ट्रेच सर्विक्स मोर, यानी कि देखिए जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ था यहाँ पे यूट्रस क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा सर्विक्स और ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, increased stretching of cervix causes release of more oxytocin which results in more stretching of cervix। देखिए ये थोड़ा सा इस लाइन को ध्यान समझिएगा कि जितना ज्यादा सर्विक्स स्ट्रेच होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीटोसिन किसने रिलीज किया, कंट्रोल, यानी कि ब्रेन ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। तो ये क्या किया, यह हमारे यूट्रस में गया, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सर्विक्स स्ट्रेच हुआ। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब सर्विक्स स्ट्रेच होता है तो हमारा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हमारा ब्रेन की वजह से नहीं बल्कि सर्विक्स के स्ट्रेस होने से रिलीज हो रहा है। और देखिए जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ज्यादा यूट्रस और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा यूट्रस और कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा सर्विक्स और स्ट्रेस होगा। यानी कि देखिए ये एक जो है कह सकते हो साइकिल चलने लगती है, ठीक है, कि जितना ज्यादा सर्विक्स और स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और उतना ज्यादा हमारा सर्विक्स और स्ट्रेच होता जाएगा। यानी कि देखिए और जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और ये साइकिल कब खत्म होती है, ये साइकिल तब खत्म होती है जब यहाँ पे बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी देखिए इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमारे बॉडी के पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मिलके हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं।
और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस को देखें तो इसमें हमारे दो मेजर वर्ड दे रखे हैं, एनाटॉमिकल, टर्मिनोलॉजी। देखिए एनाटॉमिकल मतलब हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और टर्मिनोलॉजी का मतलब हमारे कुछ टर्म्स हो गए, कुछ शब्द हो गए। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, हम लोग बस कुछ ऐसे प्रोफेशनल वर्ड्स को देखेंगे जो कि हम लोग यहाँ पे मेडिकल लैंग्वेज के टर्म में यूज करते हैं अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए। देखिए बहुत सिंपल समझिए कि इसमें ऐसा समझिए कि जैसे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे फार्मासिस्ट हो गए, नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो वो जब यहाँ पे कुछ भी बॉडी से रिलेटेड किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो कुछ प्रोफेशनल टर्म्स का वो यूज करते हैं, तो उन्हीं प्रोफेशनल टर्म्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। Anatomical terminology provides a common language to describe body's structure, position and movement। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो कॉमन, मतलब ये हम लोग एक नए टाइप का लैंग्वेज टर्म्स है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे बॉडी के स्ट्रक्चर, पोजीशन और मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, बाकी इट इंश्योर्स दैट मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स कैन कम्युनिकेट विदाउट कंफ्यूजन। और यहाँ पे मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, इन्हीं टर्म्स का यूज करके आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला आ जाता है एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी डॉक्टर है, कोई भी फार्मासिस्ट है, या फिर कोई भी है, अगर वो बॉडी के किसी भी पार्ट को, किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी बात कर रहा है, तो वहां पे क्या एज्यूम किया जाता है, वहां पे ये एज्यूम किया जाता है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो हमारी कुछ इस पोजीशन में हमें देखने को मिलेगी, और इसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। यानी जब भी हम लोग बॉडी के बारे में कुछ भी बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बॉडी हमारी इस पोजीशन में। अब इस पोजीशन में देखिए कुछ अगर आप लोग स्पेशल चीजें देखो तो इस पोजीशन में क्या क्या है, सबसे पहला स्टैंडिंग अपराइट, यानी कि देखिए जो भी हमारा पर्सन है वो क्या है, एकदम अपराइट स्टैंड खड़ा है, ठीक है, एकदम सीधे खड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, फेसिंग फॉरवर्ड, तो देखिए यहाँ पे वो सामने की तरफ देख रहा है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या है, फीट फ्लैट एंड स्लाइटली अपार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी उसके पंजे हैं, जो भी उसका पैर है वो सामने की तरफ है, ठीक है, जो भी उसके फीट हैं वो सामने की तरफ है। और उसके बाद देखिए आर्म्स एट द साइड्स, और देखिए जो भी उसके हाथ हैं वो यहाँ पे साइड्स में है ना, ऐसा नहीं है कि हाथ हमारा ऊपर उसने उठाया हुआ है या फिर पीछे के हुआ है, आर्म्स एकदम साइड्स में है, ठीक है, साइड्स में। और जो पाम्स है, यानी कि देखिए जो भी हथेली है उसकी, देखिए जो हथेली आप लोगों को दिख रही है, फेसिंग फॉरवर्ड, यानी कि ये सामने की तरफ है। तो बस इसमें और कुछ नहीं है। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब है इट डिफाइंस एज स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन ऑफ द बॉडी, यानी कि जब भी हम लोग बॉडी के बारे में कुछ भी बात करते हैं तो यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि बॉडी हमारी कुछ इस पोजीशन में है, बस और कुछ नहीं। समझ गए ना आप लोग, एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब क्या होता है कि बॉडी हमारी सीधे खड़ी है, हाँ पंजे हमारे सामने की तरफ है, हथेली हमारी सामने की तरफ दिख रही है, और जो फेस है वो भी यहाँ पे सामने की तरफ जो है फॉरवर्ड है। तो बस यही होती है हमारी यहाँ पे एनाटॉमिकल पोजीशन। अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। मतलब एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं, एक हमारी इमेजिनरी लाइन जो कि बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अब ये देखिए, अब ये किस तरीके से अलग डिवाइड कर रही है, उसी के बेसिस पे हमारे इसके जो है 3 टाइप हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें सबसे पहला आ जाता है सजाइटल प्लेन। तो देखिए ये क्या करता है, डिवाइड्स बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा होता है सजाइटल प्लेन, यानी कि देखिए अगर हमारी बॉडी को हमने लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में डिवाइड किया किसी भी प्लेन से, तो वो हमारा हो जाता है सजाइटल प्लेन, यानी कि एक हमारा इमेजिनरी प्लेन है, हमने एज्यूम किया, इसको हमने क्या किया, इसकी हेल्प से हमने बॉडी को दो लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड किया। जैसे देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, वाला पार्ट हमारा राइट हो गया और वो वाला पार्ट हमारा लेफ्ट हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे भी अगर आप लोग एक और देखना चाहो तो देखिए ये हमारा सजाइटल प्लेन हो गया, जहां पे बॉडी को एक हमारा राइट पार्ट हो गया, एक हमारा लेफ्ट पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए अगर यही सजाइटल प्लेन हमारा बिल्कुल इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है बॉडी को, तो इसी को हम लोग यहाँ पे मीडियन प्लेन के नाम से जानते हैं। देखिए सजाइटल प्लेन का मतलब कोई भी प्लेन जो बॉडी को दो राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करे। अब हो सकता है कि जो राइट पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेफ्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा हो, ये यहाँ पे सजाइटल प्लेन में फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर ये जो सजाइटल प्लेन है ये बॉडी को इक्वल, ठीक है, बिल्कुल 20 से डिवाइड कर रहा है, 20 से राइट और लेफ्ट पार्ट, यानी दोनों जो राइट और लेफ्ट पार्ट है वो बराबर है, तो इसी सजाइटल प्लेन को हम लोग यहाँ पे मीडियन प्लेन के नाम से जानते हैं। बस सिंपल है, समझ गए ना आप लोग। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा आता है फ्रंटल या फिर कॉर्नल प्लेन, कोरोनल प्लेन। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी कि फ्रंट और बैक से दो पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि देखिए ये बॉडी को आगे और पीछे दो हिस्सों में डिवाइड करता है। जैसे ये देखिए ये हमारा हो जाता है फ्रंटल प्लेन। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, ये बॉडी का आगे वाला हिस्सा हो गया और इसके पीछे, इस फ्रंटल प्लेन के पीछे बॉडी का पीछे वाला हिस्सा हो गया। तो इसने क्या किया, बॉडी को
आगे और पीछे के दो हिस्सों में डिवाइड किया। देखिए सजाइटल क्या कर रहा है, बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है, और फ्रंटल क्या कर रहा है, बॉडी को आगे और पीछे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे यहां पे भी अगर आप लोगों, तो ये हमारा हो जाता है फ्रंटल प्लेन, और उसके बाद हमारा फाइनली लास्ट आ जाता है ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये देखिए ये क्या करता है, बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर यानी कि ऊपर और नीचे दो पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए अब ये हमारा जाता है ट्रांसवर्स प्लेन। अब इसने क्या किया, इसने बॉडी को ऊपर और नीचे दो हिस्सों में डिवाइड किया। देखिए अब हम लोग तीनों प्लेन को अगर देखें तो ट्रांसवर्स क्या करता है, बॉडी को ऊपर नीचे दो हिस्सों में डिवाइड करता है। फ्रंटल क्या करता है, बॉडी को आगे पीछे दो हिस्सों में डिवाइड करता है। सजाइटल क्या करता है, बॉडी को लेफ्ट और राइट, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। समझ गए ना आप लोग, बहुत ही सिंपल है यार। देखो ये हमारा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा हो गया जो है ट्रांसवर्स, ये हमारा हो गया सजाइटल, और ये हमारा हो गया फ्रंटल। ठीक है, सिंपल। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में, तो देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए डायरेक्शनल टर्म्स क्या होते हैं, ये हमारे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि बॉडी की पोजीशन को जो है कह सकते हो डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि बॉडी में किसी भी पार्ट को, जैसे मान लीजिए बॉडी में हमें किसी पार्ट को बताना है, जैसे मान लीजिए हार्ट को बताना है कि हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ है, तो उसको रिलेटिव मतलब कि बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से जोड़कर बताने में हमारा ये हेल्प करता है। तो इसमें देखिए इसमें सबसे पहला प्लेन आ जाता है मीडियल। अब देखिए मीडियल प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए बॉडी के बीचों बीच अगर हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, बॉडी के बीचों बीच हमने एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियल प्लेन। तो यहाँ पे देखिए नियरर टू द मिड लाइन, यानी कि देखिए अब मीडियल का मतलब क्या, देखिए मीडियल का मतलब होता है कि मिड लाइन के पास में। मिड लाइन का मतलब जैसे देखिए ये जो लाइन खींची है, इस लाइन का मतलब नहीं है मीडियल। मीडियल का मतलब है इस लाइन के पास में अगर कोई चीज है तो वो हो जाता है हमारा मीडियल। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से देखें, तो मान लीजिए हमें हार्ट की पोजीशन बॉडी में डिफाइन करने की, हार्ट कहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं द हार्ट इज मीडियल टू द ह्यूमरस। अब देखिए ह्यूमरस क्या होता है, ह्यूमरस यानी हमारी हाथ की जो ये ऊपर वाली बोन होती है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। तो देखिए हार्ट क्या है, हार्ट ह्यूमरस से मीडियल, यानी कि मीडियल मतलब अंदर की तरफ। देखिए हमने क्या किया, हमने हार्ट की पोजीशन को जो है ह्यूमरस से रिलेट करके बताया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही चीज तो है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ वन बॉडी पार्ट रिलेटिव टू अनदर, यानी कि एक बॉडी पार्ट को दूसरे से रिलेट करके हम लोग बताते हैं। तो मीडियल का मतलब होता है कि बीच में जो भी चीजें हैं, यानी कि हमारे बॉडी में हमारे मीडियल मिड लाइन के पास जो भी चीजें हैं उसको अगर हमें डिफाइन करना होता है तो हम लोग मीडियल का यूज करते हैं। मीडियल हमारा एक टर्म है, डायरेक्शनल टर्म। डायरेक्शनल मतलब क्या, डायरेक्शन देने वाला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्ट की डायरेक्शन बता रहे हैं, तो हार्ट की डायरेक्शन कहाँ है, ह्यूमरस से मीडियल की तरफ। अब देखिए दूसरा हमारा आता है लैटरल। तो लैटरल क्या होता है, फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, तो या फिर और एट द साइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई चीज यहाँ पे मिड लाइन के पास में है तो वो मीडियल हो गया, लेकिन अगर कोई चीज मिड लाइन से दूर पे है, जैसे ये जो मिड लाइन आप लोग को दिख रही है, अगर कोई चीज मान लीजिए से दूर है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैटरल। तो यहाँ पे देखिए अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, द ह्यूमरस इज लैटरल टू द हार्ट। तो यहाँ पे देखिए हार्ट हमारा क्या है, हार्ट हमारा ह्यूमरस से मीडियल की तरफ है, लेकिन अगर हमें ह्यूमरस को बताना है तो ह्यूमरस क्या है, ह्यूमरस हमारा मिड लाइन से दूरी। देखिए हार्ट क्या है, हार्ट मिड लाइन की तरफ है, ठीक है, और ये जो ह्यूमरस बोन है हमारी, ये क्या है, ये मिड लाइन से दूर है। तो मिड लाइन से दूर वाली पोजीशन क्या होती है, लैटरल। तो ह्यूमरस इज लैटरल टू द हार्ट। समझ गए ना, कितना सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉक्सिमल की बात करें, तो प्रॉक्सिमल क्या होता है, नियरर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब। अब इसको ध्यान समझिएगा। देखिए लिम्ब क्या होता है, देखिए ये जो हमारी बॉडी के दोनों हाथ होते हैं और ये जो दोनों पैर होते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे जो है मेडिकल टर्म में लिम्ब के नाम से जानते हैं। जैसे हैंड क्या होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं अपर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब। और ये जो हमारे पैर होते हैं नीचे की तरफ होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब। अब देखिए ये जो हमारा अपर लिम्ब आप लोग को दिख रहा है, ये हमारी बॉडी के किस पार्ट से अटैच है, यानी इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो अपर लिम्ब है, ये हमारी बॉडी में इसी पार्ट से तो अटैच है, यानी कि हमारे कंधों के पास इसका अटैचमेंट पॉइंट होता है। और ये जो हमारा लोअर लिम्ब है, ये हमारा कहाँ अटैच होता है, तो इसका देखिए ये हमारी बॉडी के इस पार्ट से तो अटैच होता है, यानी यहाँ पे इसका अटैचमेंट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियरर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब। तो देखिए ये होता है हमारे यहाँ पे प्रॉक्सिमल, यानी कि देखिए जो नीचे वाले लिम्ब है इनका अटैचमेंट पॉइंट कहाँ है, इसके पास, और ऊपर वाले लिम्ब इनका अटैचमेंट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो देखिए अगर इन दोनों जगह या फिर इन दोनों जगह मतलब ऊपर नीचे किसी भी लिम्ब के अटैचमेंट पॉइंट के पास अगर हमें किसी चीज को डिस्क्राइब करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल। जैसे एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें, द फीमर इज प्रॉक्सिमल टू द फिबुला। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाली बोन है फीमर हो गई, नीचे वाली बोन हो गई फिबुला। अब अगर मान लीजिए हमें फीमर की पोजीशन बतानी है कि फीमर हमारी बॉडी में किस तरफ होता है, तो फीमर कहाँ दिख रहा है, फीमर हमारा इस लोअर लिम्ब के अटैचमेंट पॉइंट के पास दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो फीमर है वो फिबुला से प्रॉक्सिमल की तरफ है, यानी फिबुला नीचे है और फीमर ऊपर है, और फीमर ऊपर किसके पास है, हमारा
एट ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब, यानी लोअर लिम्ब का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास है, तो हम लोग कह सकते हैं द फीमर इज प्रॉक्सिमल टू द फिबुला। तो बस यही होता है, समझ गए होगे ना आप लोग। देखो कितना सिंपल है हमारा ये जो लोअर लिम्ब का अटैचमेंट पॉइंट है, इसी को हम लोग यहाँ पे चाहे लो देखिए, चाहे यहाँ पे कोई चीज हो चाहे इसके पास में कोई चीज हो, दोनों को ही हम लोग यहाँ पे जो है प्रॉक्सिमल पोजीशन बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे जाते हैं डिस्टल पोजीशन। अब देखिए ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, फर्दर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब और ओरिजिन ऑफ अ बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए अब अगर हम लोग डिस्टल को देखें तो डिस्टल क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है हमारा, अपर लिम्ब का ये है और लोअर लिम्ब का ये है। तो अगर इससे दूरी की तरफ देखिए, अगर इसकी तरफ कोई चीज होती इसकी तरफ, ठीक है, तो वो हमारा प्रॉक्सिमल था। लेकिन अब अगर इससे दूर है, मान लीजिए इससे दूरी की तरफ कोई चीज है, तो वो हमारा हो जाता है डिस्टल। ठीक है, जैसे लोअर लिम्ब से दूरी पे अगर कोई चीज है तो वो हमारा हो गई डिस्टल। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हमें इसका एग्जांपल देखना है, द फिबुला इज डिस्टल टू द फ्यूमर। तो देखिए अब अगर हमें फिबुला यानी नीचे वाली बोन की पोजीशन बतानी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिबुला हमारे फीमर से डिस्टल है, यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूरी की तरफ है। बस सिंपल है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एंटीरियर और वेंट्रल। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही चीज होती है। तो एंटीरियर क्या होता है, नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो कोई चीज अगर बॉडी के फ्रंट यानी कि जो बॉडी का आगे वाला हिस्सा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो बॉडी का ये आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये पूरा जो आगे वाला हिस्सा, अगर इसकी तरफ कोई चीज है तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटीरियर, यानी सामने की तरफ। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो देखिए एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, बॉडी में आगे की तरफ। जैसे एग्जांपल की बात करें तो स्टर्नम इज एंटीरियर टू द वर्टिब्रा। अब देखिए स्टर्नम क्या होता है, जैसे स्टर्नम होती है हमारी बॉडी में एक बोन होती है जो कि हमारे चेस्ट के पास में देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सामने की तरफ स्टर्नम होती है और स्टर्नम के पीछे हमारा वर्टिब्रा होती है। वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम आपने सुना ही होगा, हमारी जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, वो वर्टिब्रा। तो रीढ़ कहाँ, पीछे की तरफ होती है। ठीक है, वर्टिब्रा हमारा पीछे होती है और स्टर्नम हमारा आगे होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं द स्टर्नम इज एंटीरियर टू वर्टिब्रा, यानी वर्टिब्रा से आगे की तरफ है स्टर्नम, यानी कि हमारे बॉडी के फ्रंट पार्ट की तरफ है। और पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर मतलब कि हमारा नियरर टू द बैक ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी में पीछे पीठ की तरफ का जो पार्ट होता है। तो ये देखिए पोस्टीरियर मतलब कि बॉडी में पीछे की तरफ अगर होते हैं, देखिए स्टर्नम हमारा यहां पे होती है और वर्टिब्रा हमारा यहां पे होती है। तो अब देखिए स्टर्नम को बताना तो क्या होगा, स्टर्नम इज एंटीरियर टू वर्टिब्रा। और अगर हमें वर्टिब्रा, अब हमें अगर इस वर्टिब्रा की पोजीशन बतानी तो हम लोग क्या बोलेंगे, द वर्टिब्रा आर पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, यानी वर्टिब्रा स्टर्नम से पीछे की तरफ है। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पे दो और पोजीशन हो गई, सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या हो गया, नियरर टू द हेड। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई चीज हमारे हेड की तरफ है, ठीक है, मतलब कोई भी पोजीशन अगर हमारे हेड के पास की तरफ है तो वो हो गया सुपीरियर। और अगर कोई चीज हमारी हेड से नीचे की तरफ है तो वो हमारे हो गए यहाँ पे इंफीरियर। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल हो गया द स्कल इज सुपीरियर टू द स्कैपुला। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी कंधे की बोन होती है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्कैपुला बोन होती है, ठीक है, स्कैपुला होती है। तो अगर हमें स्कल, और स्कल हमारा हेड होता है, ठीक है, जो हमारा सर की बोन होती है, हमारे खोपड़ी की जो हड्डी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्कल। तो स्कल की पोजीशन अगर हमें बतानी है इसके कंपेयर में, तो स्कल क्या है, स्कल हमारा ऊपर की तरफ है, ठीक है, सुपीरियर। तो स्कल इज सुपीरियर टू द स्कैपुला, यानी कि देखिए स्कल हमारा हेड की तरफ है तो इसका हमारा स्कल इज सुपीरियर। और वहीं अगर हमें अब अपने स्कैपुला की पोजीशन बतानी तो द स्कैपुला आर इंफीरियर टू द स्कल। तो यहाँ पे देखिए जो स्कैपुला है, दो स्कैपुला होते हैं, तो जो स्कैपुला होते हैं वो क्या होते हैं, हेड से नीचे इंफीरियर की तरफ होते हैं। तो देखिए ये कंपैरिजन में बताया जाता है ना, जैसे स्कैपुला अगर हमें हेड के कंपेयर में बताना है तो भाई हेड से तो नीचे है ना स्कैपुला, और हेड क्या है, स्कैपुला से ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ मतलब सुपीरियर, नीचे की तरफ मतलब इंफीरियर। तो देखिए इसमें थोड़ा सा जो है बच्चों को कंफ्यूजन होती है। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आप लोग प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो के साथ हमने यूनिट 1 के चैप्टर 1 को कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को ये सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अब आपको स्क्रीन पे यहाँ पे 5 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे। इन पांचों का आंसर आप लोग को जो है कमेंट करके जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे हैं, इन चारों में से कौन सा सही है आप लोग को कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है होम्योस्टेसिस इज मेंटेन प्राइमरली बाय। तो कौन सा सही है आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वेयर विच लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एनाटॉमिकल पोजीशन जो हमारी बॉडी की होती है उसमें वो सभी ये सारी चीजें होती हैं एक को छोड़कर, तो कौन सी एक नहीं होती वो आपको बताना है।
और उसके बाद व्हेन द आउटपुट इनहेंसेस और एग्जेगरेट्स द ओरिजिनल स्टिमुलस इट इज नोन एज, ठीक है। तो जब भी कोई आउटपुट यहाँ पे ओरिजिनल स्टिमुलस को और बढ़ा देता है तो वो क्या होता है, वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इन पांचों का आंसर आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे आप एक सीरियस स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई या फिर कुछ चेंजेस अगर आप चाहते हैं, या फिर कुछ अगर आप जो है एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सजेशन है आपके, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बाकी यहाँ तक देखा है आपने तो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपके जो बैचमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।